और जोधपुर शहर और निज़ाम साहब, तो मुझे याद आया कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब है जिंदा हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो सर आपका शहर उर्दू बोल रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि मैं पहले ज़िम्मत देता शाफ़ी क़दवई साहब को, फिर मेहमान ख़ुसूसी और उसके बाद सदारत। लेकिन जहन में सिर्फ ये बात थी, मैंने त्रिवेदी साहब के बारे में जयपुर में बहुत सुन रखा था कि बेपनाह उर्दू से वालिहाना मोहब्बत करते हैं, और उर्दू के मामले में आप जैसा कि आपने भी फरमाया कि सर मेरी एक गुजारिश है, और वो निज़ाम साहब के हवाले से आपके कदमों में, कि काश ऐसा हो जाए कि जयनारायण यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू खुल जाए। आपके रहते खुल जाएगी तो सर एक बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, मतलब यहाँ 14 तारीख को एकेडमिक काउंसिल में हमने रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बनने वाला। वाह वाह वाह। जनाब शाफ़ी क़दवई साहब का तारुफ उसी तरह है जिस तरह आप सूरज को चराग दिखा दें। बड़ा जहन, बड़ी फ़िक्र। जो लोग अंग्रेज़ी की जर्नलिज़्म से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि अगर हिंदू में किसी का कॉलम लगातार छप रहा हो तो उसकी हिंदू अखबार के हवाले से उस शख्स की कितनी अहमियत हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स तो हिंदू अपना एक बड़ा, दोनों में लगातार कॉलम का छपना, फिर अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन होना, और उस डिपार्टमेंट के हवाले से आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम करना। आप देखिए शख्सियत का कंट्राडिक्शन देखिए कि मास कम्युनिकेशन और उर्दू अदब बिल्कुल मुख्तलिफ दो सिमतें, दो धारें हैं, लेकिन शाफ़ी क़दवई साहब ने उस कहावत को भी झुटला दिया कि दो धारे नहीं मिलते हैं। उन्होंने एक मकाम पे आके उर्दू और मास कम्युनिकेशन के धारों को मिला दिया है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कीनोट एड्रेस पेश करें। शुक्रिया। अभी मुअज़्ज़म साहब ने जिन तासुरात का इज़हार किया, जिन बारे में मेरे सिलसिले में जिन ख़यालात का इज़हार किया, वो ज़ाहिर सिर्फ उसका हुस्न ज़न है और उसमें हकीकत से उसका ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं है। अभी सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़म साहब को और निज़ाम साहब के को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उर्दू नज़्म की मुझे लगता है कि अगर कोई लगातार असेसमेंट हो रहा है तो इन्हीं दोनों ने इससे पहले भी 2001 में जिसका जिक्र किया, इन्होंने एक सेमिनार किया था नई नज़्म 1960 के बाद नई नज़्म पे तनकीद। तो उस ज़माने में नज़्म क्या रुझानात थे, 20 साल पहले उर्दू नज़्म का क्या सफ़र था, और 20 साल के बाद अब उर्दू नज़्म के बारे में गुफ्तगू की, और उर्दू नज़्म के नए रुझानात क्या हैं इस पर गुफ्तगू का यहाँ पे आगाज़ किया है। अभी आपने देखिए कीनोट एड्रेस की बात तो कोई है नहीं, क्योंकि इससे पहले राव साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और एक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में बर्ड्स आई व्यू आपको उर्दू नज़्म का आपके सामने रखा, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहित्य का काम होता है
जो नज़्म की तारीख़ बयान की, ज़ाहिर की नज़्म पे पूरे दिन का डिस्कशन है, साफ उस पर बात होगी बहुत तफसील से, और तमाम अली अहमद फ़ातमी साहब हैं, सादिक साहब हैं, बहुत राशिद अनवर राशिद हैं, आदिल मंसूरी हैं, नुसरत जहाँ हैं, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस तमाम मुख्तलिफ़ सेशनों में बात करेंगे। तो राव साहब ने जो बात कही तारीख़ के हवाले से, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने बताया कि सच का इजहार कैसे होता है, सच को कैसे दर्शाता है साहित्य, और उसकी क्या महत्व है। ये आज का हमारे ज़माने का एक बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें भी मैं कुछ ख्यालात का इजहार करूँगा। उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर त्रिवेदी साहब ने जो सहरंगेज़ तकरीर की, और उन्होंने जिस तरह से उर्दू से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया, और उर्दू के अलावा जो पूरी जो आज की जो सूरत हाल है हमारे अदब की, उसके बारे में जो गुफ्तगू की, उससे उनकी गहरी इंसानी दर्दमंदी का एहसास होता है। और फिर देखिए उर्दू और हिंदी के हवाले से उन्होंने बात की, एक जुमला उन्होंने बोला, एक फ़क़रा उन्होंने जो अदा किया, उससे देखिए दोनों ज़बानों को देखिए उन्होंने कहा उर्दू की कशिश मुझे आकर्षित करती है। तो ये देखिए जो रियायत है ये बहुत पढ़ने लिखने के बाद आती है, और जब एक बहुत आदमी रच बस जाता है तब उसको ज़ाहिर है इस तरह का ज़बान का शऊर आता है कि कशिश और आकर्षित दोनों को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके इस तरह की इन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो अपने कंसर्न बयान की, तो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सेट द बॉल रोलिंग, कि इन दोनों ने, राव साहब ने और फिर वाइस चांसलर प्रोफेसर त्रिवेदी ने, हालांकि वो बॉटनी के हैं, लेकिन इससे पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, फिर एक और दो अभी मेरी मुख्तसर से गुफ्तगू हुई। तो 3-4 यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत मुश्किल काम होता है, यानी सिर्फ पढ़ा देना तो एक ज़ाहिर है उसके मुकाबले में कहीं आसान होता है, लेकिन जब आप जैसे अभी कह रहे थे ह्यूमन रिलेशंस को कैसे आप नर्चर करते हैं, कैसे चीज़ों को सामने लाते हैं, उस पर आपको ज़ाहिर अबूर हासिल है। तभी एक ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना और 3 साल 4 साल गुजारना में तो ज़ाहिर है दूसरी तरह से यूनिवर्सिटी के कभी कभी मामलात में मैं भी वाबस्ता रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस कदर मुश्किल काम है, लेकिन जब आदमी उसके दिल में इखलास हो, एक सिंसेरिटी हो, तब ये काम अंजाम दे सकते हैं। तो इस लिहाज से सेशन बहुत दोनों तकरीरें जो थी वो रस्मी तकरीरें होती हैं, फॉर्मल तकरीरें लोग करके चले जाते हैं और आम बातें कह जाते हैं, लेकिन दोनों ने ऐसा लगा कि जो मौजू है उस पर दोनों की नज़र है और बहुत अहम सवालात उठाए। यहाँ पे सिर्फ उर्दू वालों के अलावा उर्दू की जो नई नस्ल है जो नज़में कह रही हैं, जैसे राजेश अंबर हैं, आदिल मंसूरी हैं, राशिद अनवर हैं, हिंदी इंग्लिश के हमारे हितेंद्र गोयल बैठे हैं, और भी बहुत से राही साहब बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो नई नज़म लिख भी रहे हैं। तो इस लिहाज से एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक डायलॉग, सादिक साहब हैं, सादिक साहब के भी नज़मों का मजमूआ आया, उस पर मैं गुफ्तगू भी अभी करूँगा। तो देखिए मसला ये है कि उर्दू नज़म के नए रुझानात, उर्दू नज़म की तारीख़ से आप लोग सब वाकिफ़ में, भी जिक्र हुआ नज़ीर अकबर आबादी का, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ का जिक्र हुआ, हाली का जिक्र हुआ, वो ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें आप लोगों के जहन में हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। फिर उर्दू नज़म में जो इर्तिक़ाई सफ़र तय किया, चाहे वो नून मीम राशिद हो, मीरा जी पे अभी एक सेमिनार हुआ था, या उसके बाद की जो नस्ल है जो अख्तरुल ईमान है, निदा फाजली है, महमूद सईदी हैं, इन सब के शहरियार हैं, इन सब के बारे में एक आप लोगों का एक रद्दअमल है और इनकी शायरी के बारे में एक रिस्पॉन्स है। अब ये देखना है कि उर्दू नज़्म के, मुझे जो लगता है जो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है वो ये कि उर्दू नज़्म के नए रुझानात क्या हैं। अब देखिए टॉपिक इस लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा चैलेंजिंग है। नज़्म के नए रुझानात का क्या मतलब है? अगर आप हैत की सतह पर देखें तो ज़ाहिर एक तो पाबंद नज़में होती थी, फिर नज़्म मुअर्रा थी, फिर आज़ाद नज़्म थी, फिर प्रोज़ पोइट्री है। तो ये 4 जो नज़्म की मारूफ शक्लें हैं वही मौजूद हैं। तो उसमें अब क्या तब्दीली आई है नए रुझानात से? जो मुझे लग रहा है शायद बात ये होगी कि नए मौज़ूआत, एक तरह की आप टाइपोलॉजी बनाएं कि नए मौज़ूआत किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं और उसका इजहार किस तरह से हो रहा है, ये देखने की कोशिश की जाए, या ये देखा जाए कि जो पुराने जो मौज़ूआत हैं उसको हमारे शोरा ने किस तरह से बरता और किस तरह से हमारे सामने चीज़ें सामने आई। ये दोनों 2-3 चीज़ें हैं जो इस मामले को देखने की ज़रूरत है। तो देखिए आज की जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, जिसको अभी राव साहब ने अपनी बात कही कि एक ट्रुथ की दुनिया है, एक ट्रुथ को कैसे शायरी या मीडिया कैसे प्रोटेक्ट करता है, आज का दौर है। तो अब ये कहते हैं कि ट्रुथ, अब ये जो दौर है इसको हम कहते हैं एक ट्रुथ नहीं है बल्कि पोइट्री का भी दौर नहीं है। अभी देखिए गोल्ड स्मिथ की किताब शायरी, वो कहता है कि आज जो है पोइट्री जो क्रिएट नहीं हो रही है बल्कि एक तरह का
पोइट्री क्यूरेट की जा रही है। क्यूरेट क्या का मतलब की जा रही है कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक तरह के पेशकश का अंदाज है। तो ये जो आप कहते हैं ना, आते हैं गैब से मदामी ख्याल में, या वह भी चीज़ है, अब शायरी वह भी चीज़ उस तरह से नहीं रही, बल्कि ये क्यूरेट की जा रही है, क्रिएट नहीं की जा रही है, एक बात। और दूसरी बात ये जो आप देखते हैं, जो और जो तब्दीली आई है इंटरनेट के हवाले से, अब ट्विटर पोइट्री है। ट्विटर के ज़रिए जिस तरह की पोइट्री हमारे सामने आ रही है, वो कहते हैं 140 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, 140 कैरेक्टर्स में आप अपनी पूरी बात कहें। तो डायरेक्ट पोइट्री है, एक तरह की आपके जो एंजाइटी है, आपके बहुत ही बराह रास्त इजहार है, जज्बात का इजहार है, और उसमें कोई बिल्कुल बिलवास्ता इजहार नहीं है, बल्कि इंटेंस फीलिंग है, उसका इजहार एक छोटे छोटे 140 कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन 2011 से एक ऑनलाइन पोइट्री, ऑनलाइन वॉरियर्स, जिसको अभी आप वेबिनार का जिक्र कर रहे थे, ऑनलाइन पोइट्री कम्युनिटी पैदा हुई है, जो एक नई तरह की शायरी पढ़ने की चीज़ है या बोलने की चीज़ है। लेकिन ये इंस्टेंट शायरी जो आपके सामने आई 140 कैरेक्टर्स की, एक तरह की मैक्रो पोइट्री हम जिसको कहते हैं, मैक्रो पोइट्री सामने आई। और इससे पहले देखिए, ये तो जाहिर है अभी का 2011 के आसपास, उसके बाद से जाहिर सब सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले शहरियार की एक छोटी सी नज़्म में देखिए माइक्रो पोइट्री कैसे उन्होंने, उससे पहले उसके नक़ूश सिर्फ शहरियार नहीं, बहुत से शायरों की मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पर अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ, उनकी एक 3 सत्रों की नज़्म है। माइल बकरम है रातें, आँखों से कहो अब मांगें, ख्वाबों के सिवा जो चाहें। ये देखिए, ये क्या, ये किस तरह की शायरी है। यानी ये जो आप शायरी देख रहे हैं, उससे पहले की जो शायरी थी उसमें क्या फ़र्क है। तो ये जो माइक्रो पोइट्री है, ये ऑनलाइन पोइट्री है, एक तरह की नॉन सीरियसनेस है। पोइट्री को भी अब आप देखें फेसबुक पे या ट्विटर पे जिस तरह की शायरी आपके सामने आती है, जिसको कहते हैं वाइड आइड सिंसेरिटी, कि एक नई तरह की आपके सामने शायरी आ रही है, और जज्बात का बिल्कुल मतलब उसमें जैसे शायरी जब आप करते हैं, लिखते हैं या बोलते भी हैं, तो उसमें ख़ास तरह का एक मैनरिज्म होता है, जो इस तरह की शायरी में जो इंटरेक्टिव मीडिया के सामने आपके सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए, जो मसला ट्रुथ का है, पहले ट्रुथ होता था जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, अब आपकी सोसाइटी कैसी हो गई है। अब आप नई इस्तिलाह आपके सामने आई है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, उसको कहते हैं ट्रूथीनेस। यानी एक ट्रुथ वो है जो है, और एक जो आपके जहन में है कि जो ये ट्रुथ है वो आप दिखा रहे हैं। मीडिया आजकल क्या दिखा रहा है, या आपका क्या चीज़ ट्रूथीनेस है। एक ट्रुथ है जो व्हाट ट्रुथ इज एंड व्हाट इज टू बी शोन एज ट्रुथ, व्हाट इज टू बी डिपिक्टेड एज अ पोएट्री, जो आप शायरी में दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रूथीनेस। ये उस अनबर्डन बाय द फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं आपके पास, जो आपके जो रियलिटी है वो उसमें नहीं है, बल्कि जो आपके इनर इमोशंस है। कॉन्क्रीट फैक्ट्स जो हैं बिल्कुल अलग हैं, कॉन्क्रीट फैक्ट्स अलग हैं, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स अलग है। तो अब जो आपके सामने जो सोसाइटी आ रही है, जो मीडिया के जरिए आपकी जो रियलिटी आपके सामने आई है, बिल्कुल नई तरह की दुनिया है, जिसमें रियलिटी कुछ भी हो, आपको अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं। पहले होता था साहित्य जो मिरर है, जो दुनिया में घटित हो रहा है, जो आपके सामने जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्हीं को हम बयान कर रहे हैं। अब जो दुनिया है वो कह रहा है नहीं साहब, हम अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। अब रियलिटी जो है, रियलिटी क्या है जो हम समझ रहे हैं, रियलिटी ये है कि लोग, द पीपल दे आर डाइंग ऑफ हंगर। आप क्या दिखा रहे हैं, सुशांत राजपूत के दुनिया क्या है। तो पूरी दुनिया देखें, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं, पूरी दुनिया में जो आपके जो रियलिटी है, जो रियल इश्यूज हैं, जिसका अभी तक हमारे वाचन साहब जिक्र कर रहे थे, ह्यूमन कंसर्न्स की जगह एक नई तरह की दुनिया आपके सामने आई है, जो एक फैक्ट फ्री दुनिया है। आपको पता है कि सच नहीं है, ये झूठ है, लेकिन एक जोर से बोला हुआ झूठ है। जब आपको वोट देना होता है या आपको कोई फैसले की घड़ी आती है, तो आपको पता है कि कॉन्क्रीट फैक्ट्स कोई काम नहीं करते, बल्कि जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, आपको पता है कि नहीं, लेकिन यू एक्सेप्ट इट। तो ये पहले भी झूठ बोलते थे लोग, टेम्परिंग करते थे, स्पिन होता था, फैक्ट्स आर टेम्पर भी किए जाते थे। लेकिन ये जो नई दुनिया आपके सामने आई है, इसमें शायरी का क्या जवाब है और शायरी किस तरह से की जाए, ये हमारे ख्याल में एक जो सच का जो मसला है, ये सच क्या है। सच देखिए, सच वही है जो आप हकीकत, जो ज़बान के जरिए आप बयान करते हैं। कोई हकीकत जो है आसमान से नहीं उतरती। हकीकत क्या है, जो आप ज़बान के जरिए यू नरेट थ्रू रियलिटी को कैसे आप क्रिएट करते हैं, थ्रू लैंग्वेज, अपने जस्ट टू फुलफिल आपकी जो तहजीबी ज़रूरियात हैं उनको सामने लाने के लिए आप चीज़ों को एक शायरी भी करते हैं और ज़बान के जरिए चीज़ों को सामने लाते हैं। तो अब जो
ये हमारी 20वीं सदी और 21वीं सदी की जो दुनिया हमारे सामने आई है उसमें सच से क्या इसका ताल्लुक़ है, सच है या ये खुद अपना सच है, यानी दो तीन तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। तो मुझे जो अर्ज़ करना था, जो अभी जो यहाँ पे अब जो शायर हैं ज़ाहिर अख्तर ईमान या निदा फाजली या मखमूर सईदी, कुमार पाशी, ज़ुबैर रिजवी, बल्लाज कोमल, ये सब हमारे, मोहम्मद अलवी, ये सब हमारी नज़्म के शायरियात, ये सब हमारी नज़्म के बहुत बड़े शायर थे। इन लोगों ने या साक़ी फ़ारूक़ी को आप कहें, ये इस तरह के हमारे बहुत, सरदार जाफ़री ज़ाहिर और थोड़ा और पहले जाए, सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, साहिल लुधियानवी, इन सब ने जिस तरह की दुनिया हमारे सामने नज़्म की जो दुनिया बनाई, अब वो हमारे सामने जो नज़्म के नए रुझानात हैं वो किस तरह से, मुख्तलिफ शायरों का मैंने जिक्र किया, इस पर ज़ाहिर है बाकायदा जो सेशन होंगे उन पर गुफ्तगू ज़रूर होगी, मैं उस मसले को नहीं उठा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज की जो शायरी है वो उसके नए रुझानात क्या है। तो देखिए, एक बुनियादी मसला ये है, मज़ाहिर फ़ितरत जो नेचर जो है उसके जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे समंदर है, जंगल है, हवा है, इस पे आज की बात नहीं है, हमेशा से नज़में लिखी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं, लेकिन लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं। अब आज का जो शायर है, अगर मज़ाहिर फ़ितरत को, मुझे लगता है एक बहुत हावी रुझान है, अगर आप मज़ाहिर फ़ितरत जो नेचर के जो मज़ाहिर हैं उन पे आप, सलीम अहमद एक पाकिस्तान के नक्काद थे, उन्होंने लाहौर के बारे में कहा कि साहब लाहौर में बड़ा अदब नहीं पैदा हो सकता। उसकी दलील क्या दी, लगता है बड़ी मथका खेज दलील है। वो ये कहते हैं कि यहाँ फितरत के बड़े मज़ाहिर नहीं हैं। बड़े मज़ाहिर क्या है, एक डेजर्ट है या समंदर है या जंगल, ये तीनों चीज़ें नहीं है। तो किसी ऐसे शहर में जहाँ फितरत के बड़े मज़ाहिर ना हो, जो आप पर हैरत तारी करे या आप पे एक बड़े जज्बात का इजहार करे, वो नहीं है, तो वहाँ बड़ी शायरी नहीं हो सकती। ये तो खैर एक एक्सट्रीम नुक्ते नज़र था। लेकिन इसके बाद ये देखिए, जो मज़ाहिर फितरत है, इसके बारे में अब आज की बात नहीं, बहुत पहले से लोगों ने इस पर नज़में लिखी, लेकिन आज के जो शोरा हैं इन मज़ाहिर फितरत पर अगर कोई नज़में लिख रहे हैं तो किस तरह से वो आपके सामने चीज़ों को ला रहे हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, समंदर एज अ पोएटिक मेथड बहुत ज़माने से लिखा गया। हितेंद्र गोयल बैठे हैं, ये ज़ाहिर सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, वर्ड इज टू मच विद इन अस, या वॉल्ट विटमैन की किताब है की एक नज़्म है। तो उन्होंने जहाँ जहाँ ये समंदर पे बहुत से लोगों ने लिखा है। पॉल विटमैन और वर्ड्सवर्थ का सोनेट बहुत मशहूर है, द मैन इज वर्ड इज टू मच विद इन अस। तो ये जो समंदर को किस तरह से लोगों ने पहले देखा। देखिए, समंदर को कहा जाता है इंसानी ज़िंदगी की एक तमसील है। मदोजज़्र है इंसान की ज़िंदगी, समंदर से बहुत कुछ हासिल करती है। अगर आप ज़ाहिर कदीम तहजीब में देखें, ऋग्वेद पढ़ें या जितनी तहजीबें, वो कहते हैं पहले जब दुनिया नहीं बनी थी तो एक एंडलेस समंदर था, एक एंडलेस दुनिया थी। जो समंदर हर तरह के चीज़ों को यानी जाहिर करता है। पॉल विटमैन ने तो इसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअल अर्ज का भी सिंबल बताया। तो एक तरह की एक ऐसी कुव्वत है जो इक़्तिदार है, कुव्वत है, उसे बेरहम आपसे उससे बहुत सुकून भी होता है, बहुत कामनेस का भी एहसास होता है, लेकिन एक ऐसी कुव्वत है जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो समंदर एक इंसान की जो एक वहदानियत है, इंसान का एक इंसानी ज़िंदगी की जो एक बेकिनारपन है, एक लिमिटलेसनेस है, उसको जाहिर करता है। इस पर बहुत से लोगों ने नज़में लिखी। लेकिन समंदर से जो इंसान का क्या ताल्लुक़ हो सकता है, और समंदर के बारे में देखिए, जो बड़ा शायर होता है, जो अच्छा शायर होता है, वो सामने की चीज़ें तो देखता है, लेकिन जिसको अगर आप म्यूज़िक की, ज़ाहिर यहाँ म्यूज़िक के बहुत से मुझसे ज़्यादा जानकार बैठे हैं, वो सब तरह के सुर होते हैं। राजेश रेड्डी बैठे हुए हैं, वादी सुर है, अनुवादी सुर है, एक सुर होता है विवादी सुर। विवादी सुर जब लगता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो जो बड़ा लिखने वाला होता है वो हमेशा विवादी सुर लगाता है। हर आदमी अनाड़ी नहीं लगाता, लेकिन जो बड़ा शायर होता है वो हमेशा विवादी सुर लगाता है। तभी वो चीज़ों को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपेंड करता है, सबवर्ट करता है, एक नई चीज़ आपके सामने आती है। निज़ाम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब इनके हवाले से, क्योंकि इन्होंने समंदर सीरीज़ की 7 नज़में लिखी जो आज से 20-25 साल पहले शाये हुई। तो समंदर का देखिए, समंदर की जो मैंने आप ये थोड़ी सी तशरीह की, समंदर एक बहुत होप को, खौफ को, कामनेस को
और इंसानी ज़िंदगी के जितने रूप आपको दिख सकते हैं वो सब आपके सामने हैं। लेकिन समंदर की एक पहचान ये है, अभी मैं इनकी एक नज़्म पढ़ूंगा, ज़ाहिर है अपनी बात बहुत सी मैंने करीब 25-30 सफ़े लिखे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी वैसे भी अपनी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 25-30 मिनट में अपनी बात कह दूँ। तो इनकी जो नज़्म है समंदर, इनकी 7 नज़में समंदर की शामिल हुई। अब समंदर का देखिए इन्होंने क्या विवादित सुर लगाया और क्या चीज़ ढूंढी। आमतौर पे ये ऐसा नहीं कि ये बेअसल है, लेकिन इन्होंने जो समंदर का एक नज़्म है जिसमें इन्होंने देखिए समंदर की एहसास क्या है, पानी है, तख्लीक है, ये तो सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन समंदर की जो लहरें हैं इसका जो तरन्नुम है वो कायनात का पहला तरन्नुम है। यानी कायनात किस पे कायम है? एक तरन्नुम पे कायम है। तरन्नुम कहाँ है? तरन्नुम का मनबा मखरज कहाँ है? वो समंदर की लहरें हैं। तो अब इनकी नज़्म देखिए, इनकी नज़्म थी, इनकी 7 नज़में थी। अब मैं ज़ाहिर है पूरी नज़में तो शायद नहीं पढ़ पाऊँगा, बयाज़ें खो गई, गुमशुदा ज़ेर के घंटियाँ, इस तरह के इनके, मैंने इन पर उर्दू में भी लिखा, अंग्रेज़ी में भी नज़्म लिखा। आप देखिए समंदर को देखने की ये इनकी 7 नज़में हैं। पहली नज़्म देखिए, मुंतशिर होकर भी तुम कितने मुनज़्ज़म, मलगजी माहौल में कितने मुनव्वर, मुख्तलिफ सिमतों में चलते हो अपनी ही जानिब, मुस्तरिब रक़्सा रवां तुम फिर भी जामिद, करते जाते अपने आप से तसादुम, एक तलातुम एक अज़ली तरन्नुम। तो ये देखिए समंदर से जो तरन्नुम है ये क्या है? ये कायनात की असल है। कायनात की असल क्या है? बहुत से लोग बताएंगे, ज़ाहिर है समंदर से विश्व मंथन हुआ, आपको पता है, तख्लीक से उसका ताल्लुक़ है। लेकिन ये जो समंदर का एक नए तरह का समंदर से इंसानी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है, फिर इनकी एक दूसरी नज़्म है, उसमें उन्होंने बताया, नज़्म है तवील नज़्म, उसमें कहते हैं भूल सकने की तुम्हें तौफीक ना है। यानी इंसान और समंदर में बहुत सी मुमासलतें हैं कि मद्दो जज़र होता है, आपके जज्बात होते हैं, आप बनते हैं, इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं समंदर की तरह। समंदर के उस पार क्या है, आपकी उम्मीद कायम होती है, फिर उससे डर भी लगता है। लेकिन एक जो चीज़ है कि इंसान चीज़ें भूलता है। समंदर जो है ज़ाहिर है इंसानी ज़िंदगी का अक्स नहीं है, उसमें जो है भूल जाने की सिफत नहीं है। फिर भी समंदर जो उसकी लहरें, ऐसा लगता है, ज़ाहिर पोएटिक इनका डिक्शन है, वो बता रहे हैं कि इसको भूलने की तौफीक नहीं है। फिर ये किसको ढूंढता हुआ समंदर जो है, जो उसकी मौजें जो हैं वो समंदर आती हैं, साहिल गिराती हैं, वापस जाती हैं, और मुस्तकिल ये सिलसिला जारी रहता है। तो इसकी वजह क्या है कि समंदर जो है वो एक भूल जाने की जो कैफियत होती है, जो इंसानी कैफियत है, उससे बिल्कुल मावरा है। तो ये देखिए समंदर को इंसानी ज़िंदगी का, इंसानी हयात का इस्तिआरा बताने के बावजूद उन दोनों में क्या चीज़ है वो उन्होंने दिखाया। फिर इनकी एक नज़्म है, उसका इख्तिताम होता है, क्या समंदर होना या कुछ कहना नहीं है। समंदर बहुत कुछ कहता और कुछ भी नहीं कहता। यानी समंदर के साथ एक अजीब व गरीब, अब आजकल तो देखिए समंदर का क्या मसला है, समंदर जो है आज सेल्फी का दौर है। हर आदमी, अब आप समंदर का मसला क्या, आप समंदर के किनारे जाते हैं, ना आप मौसीकी सुनते हैं, ना उसकी जो और दूसरा कैफियत है वो नहीं देखते। आप पानी में अपना अक्स देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल आई एम, आप अपने को एडमायर करते हैं। तो ये जो एक नरगिसियत हमारे अंदर, सबके अंदर पैदा है, ज़माने से है। तो इसकी तरफ भी इनकी ये जो 7 नज़में हैं उसमें एक नए तरह का एक नई तरह के आपको समंदर की तफहीम मिलेगी। मेरा कहना ये मज़ाहिर फितरत जो है, इसकी तरफ जो नया शायर किस तरह से रुजू होता है। फिर एक दूसरी अभी एक मजमुआ शाया हुआ है, एक शायर है, उनका नाम है शकील आज़मी, उनका मजमुआ छपा है जंगल। अब जंगल से मुतालिक जितने मुतालकात हैं, यानी जंगल जो है इंसानी ज़िंदगी का इस्तिआरा भी है, और जंगल को कहते हैं जंगल क्यों काटे जा रहे हैं। लेकिन पहली की जो दुनिया थी उसमें जंगल जाहिर बहुत ही, हर तरफ जंगल थे, और आसमान लोगों को दिखता नहीं था, तो जंगल को काटना इबादत थी, ताकि आप तारे देख सकें, चांद देख सकें, खुदा से आपका राब्ता हो। ये जो जंगल जो था वो बीच में रास्ता मज़ाहिम हो जाता था। तो ये कदीम तहजीब थी। अब जो जंगल की इंसानी ज़िंदगी की किस तरह से तमसील है, निर्वाण भी हासिल हुआ था। हमारे जो बहुत से एपिक्स हैं वो कहाँ रूनुमा हुए थे, जंगल में रूनुमा हुए थे। तो उनकी एक नज़्म है बनवास। तो उन्होंने जंगल की जो मुख्तलिफ कैफियत हैं, मज़ाहिर फितरत का मैं हवाला दे रहा था, उसमें उन्होंने बयान किया। और फिर देखिए उन्होंने जंगल के जो मुख्तलिफ पेड़ हैं,
चाहे वो फूल है, पेड़ है, इन सब का जिक्र किया। गूलर का फूल, अब गूलर का फूल तो कोई दिखता नहीं, कहता है गूलर में फूल नहीं होता, परी चुरा ले जाती है, उस पर उनकी एक नज्म है। फिर उस तरह की उनके शीशम, इस तरह के बरगद, इन तमाम चीज़ों पर वो नज़में हैं। फिर देखिए एक जो जंगल में ज़ाहिर बनवास हुआ था, ज़ाहिर हम लोग सब उससे वाकिफ़ हैं, उसमें जो रामायण पे देखिए जो तर्जुमे हुए उर्दू में, उसका तो बहुत जिक्र है। निज़ाम साहब यहाँ बैठे हैं, इन सब ज़ाहिर इन सब चीज़ों का आप पे बड़ी गहरी नज़र है। तो ये तो उर्दू में बहुत से तराजिम हुए, लेकिन जो बुनियादी इसके जो किरदार थे, यानी राम पे तो नज़्म ज़ाहिर सबसे अच्छी नज़्म उर्दू में इकबाल की है। राम पे बहुत से लोग, इमामुल हिंद कहा उन्होंने राम को, और बहुत से उर्दू शायरों ने उसके मंजूम तर्जुमे किए, चाहे बहुत से दसियों तर्जुमे हो चुके हैं, उर्दू में भी हुए, फ़ारसी में भी हुए। लेकिन जो रामायण की जो मुख्तलिफ किरदार हैं, ये जो मैं जिक्र कर रहा था बनवास जो उनका मजमुआ है, उसमें मुख्तलिफ किरदारों पर उनकी नज़में हैं। और चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो राम, लक्ष्मण, भरत पे तो होते ही, लेकिन जितने आपके चाहे जितने आप देखें, भीष्म पितामह, कुंभकर्ण, इन सब पे इंडिविजुअल नज़में हैं। तो इंडिविजुअल नज़में कहना राम किरदारों पे ये बहुत मुश्किल था। उसमें एक जो नज़म मुझे बहुत पसंद है, वो नज़म है उर्मिला। अब ये उर्मिला जो है, उर्मिला से कोई वाकिफ़ नहीं, उर्दू में बहुत कम लोग होंगे, निज़ाम साहब की तरह के कम ही लोग होंगे जो उर्मिला के कैरेक्टर से वाकिफ़ होंगे। उर्मिला ज़ाहिर लक्ष्मण जी की बीवी थी, अहलिया थी, और सीता जी तो ज़ाहिर राजा जनक की को वो जो खेत से मिली थी, उनकी जो बायोलॉजिकल बेटी थी वो थी उर्मिला। और उर्मिला से जब शादी हुई लक्ष्मण की, तो इन लोगों को जब 14 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा, तब वो उर्मिला तो ज़ाहिर उनके साथ गई नहीं। तो रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो कम से कम उनकी रफ़ीक़ ज़िंदगी जो थी उनके साथ थी। उर्मिला उनके साथ नहीं गई, और लक्ष्मण ने ये दुआ मांगी कि मैं 14 साल इनकी ज़ाहिर इन देखभाल करूँगा, तो अगर मैं सो गया रात में, इनके साथ कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। तो उन्होंने निद्रा देवी जो दीन की देवी, उसकी उपासना की। तो उन्होंने उपासना की कि मैं सो ना, तो उनका ठीक है, अगर तुम न सो तो ये हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी बताओ जो तुम्हारे बदले 14 बरस तक वो सोता रहे, जो तुम्हारे दीन का जो पीरियड है वो पूरा करे। वो किसने पूरा किया? उनकी बीवी ने पूरी, उर्मिला ने की। तो उस पर उनकी जो नज्म है, और कोई जानता नहीं उर्मिला का नाम। अब जो शकील आज़मी कहते हैं कि उर्मिला जो है वो बनवास का हिस्सा भी नहीं है, यानी बनवास जो राम की का जो जिक्र होता है, अब वाल्मीकि ने 3 सत्रों में जिक्र किया, और आचार्य रामचंद्र द्विवेदी ने ज़रूर उन पे एक मजमून लिखा, टैगोर का एक मजमून मैंने पढ़ा उर्मिला पे, लेकिन उर्मिला को कोई डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बना। तो आप मिथिकल कैरेक्टर जो हैं, अब जो शायर हैं वो जो मिथिकल कैरेक्टर हैं, ये मज़ाहिर फितरत हैं, उसको कैसे सामने लाते हैं, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। नया रुझान है, यानी जो नए रुझानात पे बात हो रही कि मज़ाहिर फितरत या जो हिस्टोरिकल जो किरदार हैं उनको किस तरह से देखते हैं। राशिद अनवर राशिद जहाँ मौजूद हैं, उनका भी एक मजमुआ शाया हुआ जो गीत सुनाती है हवा। तो उन्होंने जो हवा है, शाम है, परिंदे, जितने मज़ाहिर फितरत हैं उनको एक पूरी नज़्म के हवाले से बयान किया है। इनकी एक और लव पोएट्री का भी मजमुआ शायर है, और मौज़ूआती शायरी भी एक गालिब रुझान है। इनकी एक नज़्म है, इन्होंने भी, यानी एक इनकी नज़्म है, बहुत सी नज़में हैं और बड़ी अच्छी नज़्में उन्होंने हवा के हवाले से, दरख्त के हवाले से, शाम के हवाले से, परिंदे, एक इनकी नज़्म है कि शाम को क्या होता है कि नज़्म लिखी हुई अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद ज़्यादा वक्त लगेगा। बहुत से जो मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे लगता है आई गॉट ए रिटेंटिव मेमोरी, मैं सुनाऊंगा। चलिए मैं उसको, ये तो इन्होंने इनकी नज़्म में देखिए, इन्होंने शाम होती तो परिंदे अपने घर पे लौटते हैं, ये सब जानते हैं। अब ये कहते हैं कि साहब परिंदे शाम का मंजर कशी करते हैं, परिंदे का जिक्र करते हैं, कहते हैं वो शाम को जो है परिंदा घोंसले में नहीं आता, क्योंकि वो अकेला है, और अकेला है तो उसके लिए रहना हो, चाहे वो घोंसला हो या बाहर हो, ये अलग चीज़ है। ये कहा जाता है तन्हाई इंसान और परिंदे में कदर मुश्तरक क्या है? एक तन्हाई है, एक तन्हाई है जो रफ़ाकत से बदल जाती है, उसको रफ़ाकत में असर नहीं है। तो उन्होंने परिंदे या मेमोरी नहीं है, परिंदों में मेमोरी नहीं होती, यानी जो हाथी वगैरह जो सफ़र करते हैं, अंग्रेजी में कह रहे फ्रंटाइन मेमोरी, उसके मेमोरी होती ही नहीं, इमेजेस के जरिए वो चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इंसान में मेमोरी है। तो ये इनकी जो बहुत सी इस तरह की नज़में हैं जिसमें आपको मज़ाहिर फितरत से जो इंसान का ताल्लुक़ है, पुराने ज़माने में भी नज़में लिखी गई, ये नहीं है कि हाल ही के ज़माने में या अंजुमन पंजाब की जो नज़में लिखी गई वो भी ज़ाहिर है, लेकिन उसमें जो एक
चीज़ों को दिखाया जाता था। अभी सादिक साहब यहाँ मौजूद हैं। सादिक साहब का भी एक मजमुआ शाया हुआ, उसका नाम है कठपुतली का ख्वाब। उसकी पहली नज़्म है मेरे पास, अगर मौका हो आप चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ ज़बानी, अब जब है तो लिखा हुआ ही, ऐसा नहीं है, देखिए इतने सफ़े हैं और मैं डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन है 25 सफ़े हैं मेरे लिखे हुए, लेकिन मैं चलिए गुफ्तगू में तो आसानी ये रहती ना, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो आप सोचेंगे अब एक सफ़ा बदला, एक सफ़ा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, आप देखिए जल्दी सफ़ा ख़त्म हो रहा है कि नहीं ख़त्म हो रहा है। और इसमें जब बोलते हैं तो आपको लगता है अभी लम्हे, हो सकता है अगले जुमले के बाद देखें बहुत अच्छा वज़न साहब शुक्रिया अदा करें और बात ख़त्म हो जाए, है ना। तो मैं ये टेंटलाइजिंग की जो कैफियत है उसको आपको बरकरार रखते हुए रखता हूँ। तो इनकी नज़्म अभी एक मजमुआ शाया हुआ, उसका नाम कठपुतली का ख्वाब। अब कठपुतली के ख्वाब में देखिए ताजमहल है, ताजमहल पे सैकड़ों लोगों ने नज़में लिखी। हाँ, पहली नज़्म है ताजमहल पे। देखिए सबसे मशहूर नज़्म किसकी है, आप लोग पता है, साहिल लुधियानवी की। उससे पहले भी लोगों ने नज़में लिखी, उसको ज़ाहिर है आगरे में है, मुमताज़ महल के हवाले से, शाहजहाँ के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, या उसके जो मेमार हैं उसके हवाले से बहुत कुछ लिखा गया। तो ताजमहल जो है वो एक लैंडमार्क है, आगरे का मतलब ताजमहल है ना। तो आप आगरे की पहचान तो लैंडमार्क है, आप जाइए और देख लीजिए ताजमहल को, है ना। लेकिन वो शायरी क्या हुई, अगर आपने ताजमहल जैसा है कि उसमें कितने मेहराबें हैं, किस संगमरमर का बना है, ये आपने बता दिया तो ये शायरी नहीं हुई, है ना। यू गो देयर एंड जो एक तरह की फोटोग्राफिक डिपिक्शन है ना, एक तरह का कल्चरल ज्योग्राफी आप बयान करते हैं, इंसान का उससे ताल्लुक क्या है। ये सादिक साहब अपनी नज़्म में कहते हैं कि साहब ये जो मेमारों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, मुमताज़ का भी जिक्र नहीं करूँगा, शाहजहाँ का भी जिक्र नहीं करूँगा, गंगा का भी, जमुना का भी जिक्र नहीं करूँगा, आगरे का भी जिक्र नहीं करूँगा, नज़ीर का भी जिक्र नहीं करूँगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें सबके अलग अलग नाम हैं। ताजमहल इन सब का मजमुआ भी है, इन सबसे मावेरा भी है। ताज जो संगमरमर ने किस तरह से एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस बना, आपका जमालियाती तजुर्बा किस तरह से बना, ये चीज़ देखने की, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यही शायरी है, जो ये कह रहे हैं कि मैं बयान नहीं करूँगा, वही बयान कर रहे हैं, है ना। ये देखिए ये अजीब व गरीब तादाद है, कह रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं नज़्म नहीं लिखूंगा, लेकिन पूरी नज़्म पढ़ के आपको जो एक हिस्सी तजुर्बा है वो आपके सामने आता है। फिर इनकी एक नज़्म है जल्लाद। अब जल्लाद का नाम जैसे ही आता है तो मैं कह रहा था ना, विवादी सुर देखिए इनका। अब जल्लाद के बारे में ये कहते हैं कि साहब जल्लाद के बारे में जो आपका तस्वुर है, वह हैंगमैन है, वो उसको पहले तो उन्होंने दिखाया कि वो एक आम इंसान की तरह कैसे गोलगप्पे खा रहा है, कैसे क्या है। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि आपके अंदर जल्लाद जो है उसका क्यों जल्लाद है, वो जो काम करता है वो उसका प्रोफेशन है। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी पसंद का काम नहीं मिलता, हम लोग सब जल्लाद हैं। हम लोग अपनी शख्सियत को मारते रहते हैं, हम वो काम जो हम नहीं करना चाहते करते रहते हैं, तो अपनी शख्सियत की मुस्तकिल नफी करते रहते हैं, इसलिए हम सब जल्लाद हैं, है ना। ये जल्लाद वो नहीं जो आप जाके फांसी दे दें। तो ये देखिए, ये जो एक नए तरह की जल्लाद की तफहीम है, ये जो नया रुझान मैं अर्ज कर रहा था, ये है कि चीज़ों को सबवर्ट करना, जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी हैं नहीं, जो वैसी है नहीं, जल्लाद जो है वो जल्लाद का असल जल्लाद जो है वो आपके अंदर है। ये जो सामने दिख रहा है जल्लाद का भरम है ना, ये ऐसे जल्लाद नहीं है। तो आप अपनी मर्जी का काम नहीं करते हैं, जो आप चाह रहे हैं वो कर नहीं सकते हैं, है ना। जो कर नहीं सकते हैं तो आप मुस्तकिल अपनी शख्सियत को निगेट करते रहते हैं, नफ़ी करते रहते हैं। जब आप अपनी शख्सियत की नफ़ी करते हैं, अपने जज्बात की, आपकी जो रियल फीलिंग है, तो आप अल्टीमेटली आप क्या बनते हैं, एक जल्लाद बनते हैं। जल्लाद की तरह एक सफ़ाक होते हैं, दूसरे का हुक्म बजा लाते हैं। तो ये एक नया इनका मजमुआ सामने हमारे सामने आया। यहाँ पे बैठे हुए हैं आदिल मंसूरी साहब, इनकी भी नज़में, रिसाला निकालते हैं, इनकी नज़में भी सामने आती रहती हैं। तो देखिए जो एक पोएटिक मोटिव बहुत है जो बहुत मशहूर है, उसका नाम है सन्नाटा, है ना। अब सन्नाटे का देखिए मतलब क्या है। बेकेट कहता है कि इट इज़ एवरीथिंग एंड नथिंग, यानी हर वो चीज़ है, हर चीज़ में शामिल है। तो सन्नाटा एक बहुत ख़ास तरह का, अपने आप में ऐसा नहीं कि एक इज़्ज़े बयान है, बल्कि अपनी मुकम्मल खामोशी है। अब ये सन्नाटा जो है, शायर कैसे सन्नाटे का एहसास कराएगा। देखिए शायर क्या करता है, शायर लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, तो लफ्ज़ों के जरिए आप सन्नाटे कैसे कायम करें, ये बड़ी शायरी है। ये वो शायरी है जो आपको बताती है कि अल्फाज के जरिए आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप सन्नाटे को कायम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मोटिव है, यानी लफ्ज़ों के बीच का सफ़र क्या है, और लफ्ज़ के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए आप सन्नाटे को कैसे कायम करें। इनकी एक नज़्म शाये हुई थी, मुझे शायद
नज़्म का उन्वान है फरार। अब देखिए ये क्या कहते हैं, अब इसमें देखिए जो सन्नाटे के डिफरेंट डायमेंशंस हैं कि ये जो एक आपको याद होगा हेलमेट की पार्टिंग लाइंस हैं, द रेस्ट इज साइलेंस, है ना। ये अब देखिए साइलेंस की जो मुख्तलिफ जहतें हैं वो जैसे मैंने अर्ज किया वेटिंग फॉर गोडो में बेकेट कहता है कि इट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इट इज सेल्फ कंटेन यूनिट है। इसमें कोई चीज़ जब आप नहीं बोलते हैं, जब आप बोलेंगे तो हो सकता है कि दूसरा सुनने वाला आपसे हमदर्दी करे, हो सकता है कोई आपके एक नया जख्म लगाए। तो जब आप कुछ कहते नहीं है, अपने को कंटेन करते हैं, तो न बोलने में न कुछ खर्च होता है, न कुछ आप हासिल करते हैं। तो ये जो लेकिन अल्फाज के जरिए आप सन्नाटे को कैसे कायम करें, ये देखिए हमारा शायर कैसे कहता है, चाहता हूं खामोशी ईजाद करूं दो लफ्जों के बीच, और भरूं लफ्जों का खालीपन, निकल जाऊं मतन की कैद से और मानी से दूर नज्म पढ़ूं। तो देखिए ये जो नज्म से अल्फाज की हदबंदियां तोड़ना और सन्नाटा कायम करना, यानी अल्फाज के जरिए आप कैसे सन्नाटा कायम करें, ये बुनियादी मसला है। इसी में अब जैन परमार भी हम आयत के बहुत अहम शायर हैं, उनका राव साहब ने भी जिक्र किया, उनके 2-3 मजमूए शाये हुए, अभी जो उनका मजमूआ शाया हुआ है नुक्ता, ये एक पोइटिक मोटिफ है। उनकी भी नज़्म आप देखिए इसी से रिलेटेड है, यही सन्नाटे की मुख्तलिफ डायमेंशंस उन्होंने भी दिखाई। बार बार मैंने पूछा कहाँ मिलोगे, लाइब्रेरी में, बाग में या फिर कैफे में, हर बार मैंने ये कहा, हर बार उसने कहा था मिलूंगा तुमसे दो लफ्ज़ों के अंतराल की खाली जगह में। तो ये दो लफ्ज़ों के अंतराल की जो खाली जगह है, ये लफ्ज़ के ज़रिए अंतराल पैदा कर रहे हैं। यानी ये जो डायमेंशंस हैं, ये उर्दू शायरी में एक नए तरह का जिक्र है, एक नया रुझान है। ट्रांसलेशन का देखिए जो मसला है, ट्रांसलेशन का मसला ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल जो है ओरिजिन से बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेशन जब आप पढ़ें तो आपको लगता है कि साहब ये ट्रांसलेशन है, रवानी का कोई मतलब नहीं है। रवानी का सब लोग जिक्र करते हैं, और जैसे जो लोग जो आदमी हर बात कहता है वो कभी सच नहीं होती। तो अब देखिए इनकी एक नज़्म है, उसमें ट्रांसलेशन की क्या चीज़ है, ट्रांसलेशन का पूरा अमल क्या है। इनकी एक नज़्म देखिए हमारे जैन परमार की, उसका नज़्म का उन्वान है वीज़ा। कुछ नज़में दूर दूर तक पहुँचती हैं, मुल्क के बाहर जा पहुँचती हैं, आशना और नाआशना दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं। कुछ नज़मों का तर्जुमा मुश्किल होता है, नामुमकिन भी इंसान की मानिंद नज़्म की भी कुंडली होती है। देखिए इंसान के मानिंद नज़्म की भी कुंडली होती है। कह रहा हूँ लकीर में पर कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ नज़मों को वीज़ा नहीं मिलता। यानी कुछ नज़में जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती, यानी जो इनर फीलिंग होती हैं वो उसके सामने नहीं आती हैं। देखिए अभी जिक्र हुआ जो हमारी निसाई आवाज़ें हैं, उसमें एक अहम नाम शहनाज नबी का है। शहनाज नबी की एक नज़्म शाये, बहुत सी नज़में शाये हुई, ज़ाहिर सबका जिक्र नहीं, लेकिन हमारे अहद में आज से अब ज़्यादा ये मसला हो गया जब से सलमान रुश्दी का ने सैटनिक वर्सेस लिखी, तो उसके बाद से ब्लास्फेमी का जो मसला है। अब ब्लास्फेमी का जो मसला है, इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा। इस पर चूँकि मैंने सर सैयद पे भी कुछ काम किया, तो ब्लास्फेमी पे सर सैयद कहते हैं इहानत रसूल का जहाँ तक मसला है, वो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान शरीफ में ज़ाहिर इसका जिक्र नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये ऐसा हुआ था, उनकी इहानत की गई बहुत बार। उन्होंने, आपने तो वाक़या सुना होगा बुढ़िया का, जो उन पे ज़ाहिर रोज़ कूड़ा फेंक देती तो उसको माफ़ कर देते थे। कभी उन्होंने माफ़ किया, एक आध बार सज़ा भी दी गई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब इस्लामिक स्टेट बनी तब जो है ये कहा गया कि जो इहानत रसूल का मुर्तकिब होगा उसको सज़ा मौत या मार दिया जाएगा। तो सर सैयद उस पर दलील ये कायम करते हैं कि साहब ये जो इस्लामिक स्टेट जब बनी तब ये मसला हुआ, तो उसका क्या मतलब, इस्लाम स्टेट रिलीजन था। तो जब आप स्टेट के, अगर आप इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं या रसूल के खिलाफ लिख रहे हैं तो आप स्टेट के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये सेडिशन लॉ है, इट इज़ लॉ ऑफ सेडिशन। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में हैं या किसी दूसरी जगह हैं तो वो ज़ाहिर लॉ ऑफ सेडिशन एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉलिटिकल चीज़ है। तो उन्होंने इस मसले को लिखा अपनी किताब में, विलियम म्योर का जब जवाब दिया, तो ये पाकिस्तान में या दूसरी जगह जब आप, सर सैयद ने क्या किया था, जब ये हुआ तो विलियम म्योर की किताब थी, वो इंग्लैंड गए और उन्होंने उसकी किताब का जवाब लिखा। यानी किताब का जवाब, आप किताब लिखकर दलील का जवाब दलील से देंगे। जब आप कोई दलील नहीं होती तो आप गाली बक देते हैं या मार देते हैं। मारना तो सबसे आसान काम है,
यानी इंसान समझते हैं कि आपने किसी को मार दिया तो ये तो सबसे आसान काम है। भाई जब से पैगंबर भगवान ने कितने अवतार आए, भगवान चाहते सब एक तरह से आदमी हो जाते, या अल्लाह चाहता सब लोग एक मजहब को मानने लगते, उन कितने पैगंबर भेजे, कितने अवतार आए, है ना। तो अब आप इस्लाह करना बहुत मुश्किल होता है, मारना सबसे आसान। तो ये जो आप किसी को मारते हैं तो आपने इज्ज़े बयान है आपका, ये आपकी बेबसी और लाचारी है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आपके पास पार, आप मार दीजिए। तो शहनाज नबी ने ये जो एहानत का जो मसला है, इसका हतक का जो मसला है, इसको कैसे पॉलिटिकल मसला बन गया, इस पर उनकी एक नज़्म है, छोटी सी नज़्म है, मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी नज़में तो शायद मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन शायद मैंने लगा हाँ, नहीं, शायद तुमने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे नाम की हुर्मत को बचाने को चुने जाएंगे जिंदा लोग दीवारों में कोड़े खाएंगे, जाने गंवाएंगे तुम्हें जिन लोगों ने झूठा कहा। साहिर बताया, रसूल को बताया था, राहों में कांटे बिछाए साजिशें की जान लेने की, उन्हें भी तुमने कितनी सादगी से माफ़ियाँ बख्शी। इबादत ने रखी है जिनकी पेशानी मुनव्वर, जिनकी तस्बीहों पर दिन गिने जाते थे कलमे रोज़ शब, इनसे बस इतना पूछ लेना तुम्हें बेआबरू करने की कैसी साजिश है, उन्हें किसने इजाज़त दी तुम्हारे नाम से दावा दाखिल करें, तुम्हारे नजाबत को तुम्हारे दांव पे रख दें, सज़ा उन हुर्ज़ागोइयों के लिए तजवीज़ तो करो, कहो एक बार शफाअत को नहीं होगी कोई पेशवाई रोज़े महशर। तो ये जो इहानत का जो मसला है, ब्लास्फेमी का मसला, ये किस तरह से पॉलिटिकल मसला बन गया। तो ये पॉलिटिकल मसला जब बन जाता है, ये ज़रूर रसूल, ये इसका ही मतलब नहीं कि इहानत जो करे उसको आप छोड़ दें, लेकिन ये बेसिकली इट इज़ जो आपके कंट्रीज़ के अलावा, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, आपको पता है हिंदुस्तान में इस तरह के लॉस क्या हैं, तो इसको भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इनकी नज़्म है, इनकी अभी जो मजमुआ शाया हुआ है नज़्में हमारियाँ, अब से मतलब 2018 में, उसके बाद से ज़ाहिर है पेंडेमिक आया, तो उसमें उनकी नज़्म एक हतक। फिर देखिए ये हतक इंसान की कैसे होती है, और इंसान, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक है, लेकिन ह्यूमन जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके कैसे, मुर्दा जो है वो कैसे, आखिरी हद क्या है कि मुर्दे में आप जब आप देखें सेल्फ रेस्पेक्ट का एहसास होता है या नहीं होता, लेकिन इसका ये यानी इंसान की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो मरने के बाद भी अपनी जगह कायम रहती है। इसकी तफसील सुने, इसकी तफसील देखिए। हमारे हद के एक बहुत मशहूर शायर हैं, उनका नाम है शारिक कैफी। उनका उन दो मजमुए उनके शाये हुए, एक आम सा रद्द-ए-अमल और नज़मों का टिकट, उसके अपने तमाशे का टिकट, उसमें से एक नज़्म देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी मरने के बाद ये सिर्फ इंसानी सरगर्मी नहीं बल्कि उसके बाद भी गायब रहती है। उस पर देखिए नज़्म, आखिरी हद तक नमाज ख़त्म हो गई, किसी ने ज़ोर से कहा चेहरा देख लीजिए, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, कफन फिर से कस दिया गया, खुदा ही जाने सच था या मुझे लगा कि इस हतक से उसका जर्द चेहरा थोड़ा और जर्द पड़ गया। यानी आखिरी दीदार के लिए भी कोई आदमी सामने नहीं आया। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये आपकी लाइफ लॉन्ग है, और तमाम चीज़ें अपनी जगह लाइफ के बाद भी कंटिन्यू होती है। तो ये देखिए इस तरह के जो शायर हैं वो चीज़ों को देखते हैं। फिर एक तन्हाई के मौजू पर बहुत से लोगों ने शायरी की है, बहुत से लोगों ने, एक और नया शायर है अमीर इमाम, उसका देखिए कि तन्हाई जो है हर चीज़ के लिए अब क्या है, आप कोशिश करते हैं हर जो मुश्किल काम है उसको आसान करने के लिए एक रोबो बनाया जा रहा है, एक नई दुनिया, एक टेक्नोलॉजिकल दुनिया आपके सामने आ रही है। तन्हाई को कैसे ज़ेर करें या कैसे मगलूब करें, उसकी तफसील एक शायर है अमीर इमाम, बिल्कुल नए शायर हैं। उसके एक नज़्म देखिए, छोटी सी बड़ी सी नज़्म है, उसका एक इक़्तिबास में पढ़ता हूँ। मालूम है अखबार की ताज़ा खबर क्या है, अब एक रोबो बनाया जा रहा है जो तन्हाई के सब बिखरे हुए टुकड़े चुनेगा और सारी उम्र भटकेगा। कहो कुछ याद आया, यही तो मसला है, तुम भी कितनी जल्दी सब बातें भूल जाती हो। तो ये देखिए ये जो तन्हाई, रोबो ज़ाहिर प्रोग्राम्ड होता है, भटकेगा नहीं, लेकिन ये देखिए शायर जो है वो सबवर्ट कर रहा है।
जो चीज़ सामने दिख रही है उसमें एक नई चीज़ पैदा कर रहा है कि रोबो का काम प्रोग्राम्ड है, जो है वही करेगा, वही भटकेगा नहीं। जो जो आप प्रोग्राम दिया वो कह रहा है, चूंकि तन्हाई का मसला ऐसा है कि इसको आप हल नहीं कर सकते तो ज़िंदगी भर भटकेगा। तो इस तरह से जो नज़में आजकल हमारे ज़माने में सामने आ रही हैं, अभी ज़ाहिर जिक्र होगा, मैं कह रहा था नज़म का जब आप जिक्र करते हैं तो बहुत सी नज़में, अभी मैंने और भी नज़मों की, फातिमा हसन की नज़में हैं या शाइस्ता यूसुफ की नज़में हैं, साद खान नवाब, जो आजकल नए जो नई क्या बल्कि पुरानी लिखने वाली भी जो नज़्म निगार हैं, वो मदरहुड के मसले को या नई दुनिया जो आपके सामने आ रही है उसको किस तरह से देखती हैं। अब आजकल देखिए जो एक बहुत अहम मसला है वो कोरोना का है। कोरोना पे जो अदब पैदा हुआ, कितने वेबिनार हैं आप देखते हैं, वॉरियर्स हैं, कोरोना फेसबुक वॉरियर हैं कि रोज़ कोरोना पे नज़में हैं। अब ज़ाहिर है बहुत मामूली किस्म की नज़में लोग लिख रहे हैं और समझते हैं कि साहब नज़में हैं। देखिए कोरोना का मसला ये है कि इसको आमतौर पर समझाया जाता है, अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, निज़ाम साहब से भी बात हो रही थी, मौज़म साहब वगैरह, फातमी साहब सब बैठे हुए थे, हम लोग इसको समझते हैं एक डिवाइन पनिशमेंट है। उर्दू में ख़ास तौर से अगर आप इस पर एक मौजू पे एक नावल भी लिखा गया तौबतुन नसू, तो उसमें नसू जो है वो किसी तरह से इस्लाह के लिए कायल नहीं होता। अगर वो तमाम लोग हैज़े से मर रहे हैं लेकिन वो फिर भी ज़ाहिर उसकी जो इस्लाह जो उसके वालिद नसू करना चाहते हैं वो करते नहीं। तो अगर ये डिवाइन पनिशमेंट है तो इलाज का कोई मतलब नहीं है। ये तो चीज़ जो डेस्टिनी टू डाई, जब आपका मरना मुकद्दर है, डिवाइन पनिशमेंट है तो क्या है? तो डिवाइन पनिशमेंट, और वो कहते हैं देखिए वबा का, गालिब ने भी लिखा है कि साहब फला साहब का इंतकाल हो गया, अब शायद वबा जो है हज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो वबा का वो क्लास कैरेक्टर होता है। ये सब वबा के बारे में अब आजकल जिस तरह की कोरोना की नज़में लिखी जा रही हैं वो उसके शदायत का इजहार है। तो वो शायरी हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी नज़में कही गई। लेकिन एक तो अगर वबा है तो वबा में जो इंसान चूंकि राह रास्त से हट गया, सिराते मुस्तकीम से हट गया, इसीलिए इसकी वबा या जुल्म या ये अजाब आपके सामने आया। लेकिन इसमें जो आपकी अंदर की जो खुदगर्जी थी, एक तरह का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कैफियत, अभी आपने देखा ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, 500 रुपए का 300 रुपए का जो सिलेंडर था 50-50 हज़ार रुपए में बिका। तो ये जो इंसान की जो सरिश्त में जो विकेडनेस है, जो बुराई है, वो आपके सामने आ गई। वबा की हुआ, अगर अजाब इलाही था तो ये वबा ख़त्म करने के लिए आया कि इंसान में जो कमियां हैं उससे सबक हासिल करे, सबक हासिल नहीं किया, है ना। तो अब इस पर बहुत लोगों ने नज़में लिखी और बहुत सी नज़में हैं, लेकिन एक नज़म है खुर्शीद अकरम और अकरम खावर, इन लोगों की 2-3 नज़में हैं जो बिल्कुल एक नई तरह की नज़म है। अगर ये डिवाइन पनिशमेंट के बारे में जो कोरोना की नज़म है, उस देखिए उन्होंने डिवाइन पनिशमेंट को सामने रख के जो नज़म लिखी है वो देखिए। खुर्शीद अकरम हमारे अहद के एक नए शायर हैं, अच्छे शायर हैं, उनकी नज़म देखिए। सब तारीफ़ें खुदा के नाम जिसने बनाई हैं बीमारियां और शफा भी, तकसीम की सब में बेतफरीक बीमारियां और शफा भी, सब तारीफ़ें खुदा के नाम जिसने रखी तेज़गामी बीमारी की सरिश्त में और रखे शिफा के पाँव छोटे, जो राह में साथ छोड़ देते हैं उनके लिए करते हैं सब्र, सब देते हैं दिलासा मौला की मर्जी का, और कभी जब हाँफते कांपते शिफा कामयाब हो जाती, शिफा पहुंच जाती है हम तक, लाखों लाख शुक्र मनाते हैं अपने खुदा का, सब तारीफ़ें खुदा के नाम। इसी तरह लॉकआउट खुलने का दूसरा दिन, लॉकआउट खुलने के दूसरे दिन, अब देखिए मैं कह रहा था कि इंसानी जो सरिश्त है वो कैसे विकेडनेस बढ़ गई, लेकिन इसमें यह भी हुआ लॉकआउट में बहुत से लोग करीब भी आए, यानी एक दूसरे का साथ दिया, बहुत से लोगों ने आटा बांटा, बहुत से लोगों ने ये भी किया। तो अब एक शारिक कैफी की फिर एक नज़्म देखिए, लॉकआउट खुलने का दिन, नजमी अब ससुराल में और नहीं रह सकता, ये कहकर माहौल ज़रा बेहतर हो तो घर जाऊं अपने, कितने काम पड़े हैं जो फ़ौरन करने हैं, शहर के गम में अपने ज़ाती गम, ज़ाती फ़िक्रों से जान छुड़ाना भी आसान नहीं। अब बीवी जो दरवाजे और कुंडी की पहरेदार थी, जो बीवी आमतौर पर करती हैं, बीवी जो दरवाजे और कुंडी की पहरेदार थी कल तक, अब घर में होने पर मुझको घूरती है। वो तस्लीम जो घर घर जाकर एक चूल्हा झांक रहा था या आटा बांट रहा था, पक्का सच्चा ताजिर बनकर फिर गद्दी पर बैठ गया है।
आज सवेरे 5 रुपए, बस 5 रुपए के खातिर जब चुनवा को गाली दी उसने, मैं समझ गया खाकी वर्दी भारी बूटों के साथ नेकी भी वापस लौट गई है। यानी जब कोरोना था तो सब लोग थे, कर्फ्यू था, लोग साथ नहीं दे रहे थे। अब जो जाहिर पुलिस आपके सामने नहीं, तो आपकी जो एक इनर जो विकेटनेस है और 5 रुपए के लिए गाली देना, दूसरे के काम ना आना, वो सब वापस आ गई। तो बहुत सी इसमें मैंने बहुत सी और भी नज़में लिखी हैं। तो अगर आप देखें जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है या जो अहम तरह के जो मौज़ूआत हैं उस पर अब आजकल देखिए जो मसला है, खुर्शीद अकरम की एक नज़्म है, तवील नज़्म है, मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन चलिए उसमें से एक बात, मदरलैंड है वतन, ये उनकी तवील नज़्म है। आजकल देखिए पैट्रियटिज्म, दो लफ्ज़ हैं अंग्रेज़ी में, एक पैट्रियटिज्म है, एक नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म क्या है? वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। नेशन जो है उसकी बुनियाद जो है 18th सेंचुरी का डेवलपमेंट है, उसकी बुनियाद नफरत पे है। यानी एक नेशन स्टेट जब बन रहे थे, आपको पता है 18th सेंचुरी के डेवलपमेंट है, और नेशन स्टेट्स बने, उसके मुकाबले में इस्तिलाह है पैट्रियटिज्म की, हुब्बुल वतनी। आप अपने वतन से मोहब्बत करें, वो करना चाहिए, इसमें कोई उससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन नेशन का मतलब ये होता है जब आप ये नेशन स्टेट, नेशन आपका नेशन जो है वो दूसरे से सुपीरियर है, आपकी लैंग्वेज सुपीरियर, आपका कल्चर सुपीरियर, और आपकी जो चीज़ है वो अलग है। इन्होंने इस नज़्म में ये दोनों का जो फ़र्क है, आजकल तो हम लोग जिंगोइज्म की दुनिया में सांस ले रहे हैं। जैसी कहानी है टोबा टेक सिंह, जब यानी तकसीम, ज़मीन किसकी है? ज़मीन तो ज़ाहिर खुदा की है। कोई आदमी जो पैदा होता है वो अपने साथ ज़मीन थोड़ी लाता है, न मदर लैंड है न फादर लैंड है। इंसान जब कहीं भी पैदा हो सकता। जब ज़मीन की तकसीम होती है तो तख्लीकी आदमी की मौत होती है। टोबा टेक सिंह कहाँ मरा? नो मैंस लैंड पे। तो उसको ना हिंदुस्तान की तकसीम पसंद है, ना हिंदुस्तान पसंद है, ना पाकिस्तान। तो ये जो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की जो पूरी बहस है, उस पर बहुत सी नज़में लिखी गई, सीए प्रोटेस्ट वगैरह पे, कुछ तो बिल्कुल सहाफ़ती किस्म की नज़में लिखी गई। लेकिन जहाँ डीप नज़में लिखी गई वहाँ ये देखा गया कि हमें फ़र्क करना चाहिए, नेशनलिज्म क्या है और पैट्रियटिज्म क्या है। तो ये नज़म है। इसी तरह की जो नई नज़में जो बहुत से लोगों ने, ज़ाहिर है इतना मौका नहीं कि मैं एक आदमी का जिक्र करूं, लेकिन नज़्म के जो नए रुझानात हैं, अगर आप मुझसे एक जुमले में बात कहेंगे ज़ाहिर है, तो मैं कहूँगा कि नई नज़्म जो है वो पुराने, कोई नए मौज़ूआत का जिक्र आप करेंगे, नए मौज़ूआत ज़रूर दाखिल होते हैं, वो जाते हैं आते रहते हैं, लेकिन पुराने मौज़ूआत जो अज़ली मौज़ूआत है, इसके मौजू पे जिस तरह की नज़में, राशिद अनवर की एक पूरी कोहरे में उभरती हुई परछाइयाँ, पूरी नज़्म, एक पूरी शेरी मजमूआ है, बहुत से लोग इसका तजुर्बा है। लेकिन अब जो आप फ़रत एहसास की आप शायरी पढ़ें, वो ज़ाहिर गज़ल की शायरी है, लेकिन कुछ नज़में भी उन्होंने लिखी, या बहुत से लोगों ने शोएब निज़ाम की शायरी देखे तो यहाँ पे आदिल मंसूरी हैं, राजेश अंबर हैं, बहुत से लोग हैं, साराही हैं, बहुत से लोग, और जमाल ओवैसी का नाम लिया गया। जमाल ओवैसी भी और खलील मामून है सीनियर लोगों में, अगर आप देखें वो शाइस्ता यूसुफ की तवील नज़में हैं। तो इन सब में आपको जो पुरानी रवायत का तो ज़ाहिर अक्स ही है, लेकिन चीज़ों को एक नए गहरे एक इंसानी राब्ते का, जिसका जिक्र कर रहे थे वायचंद साहब, उसको देखने की ज़रूरत है। तो मैंने खासी देर आपकी समा खराशी कर ली। बस यही बातें मुझे अर्ज़ करनी थी, और 2 दिन का सेशन है, इसमें बात होगी। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम चीन का निज़ाम साहब को ज़हमत दूँ, मैं शाफ़ी क़दवाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ाहिर है कि शाफ़ी भाई ने बहुत सारे नई नज़मों के हवाले नए शायरों के साथ दिए, और मुझे उम्मीद ये है कि कल के जो 3 अहम सेशन हैं, जिसमें एक में डॉक्टर सादिक सदारत फरमाएंगे, एक में अली अहमद फ़ातमी साहब, और दीगर जो मकाला निगार हजरात हैं वो अपने मकाले पेश करेंगे। तो कुछ नई बात निकल के सामने आएगी। मैं अदब से गुजारिश करूँगा मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात से नवाजें।
मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़म साहब ने कहा है कि मैं वही पढ़ूं जो इन्होंने लिख के दिया है, अपना लिखा हुआ न पढ़ूं। ठीक है। बहरहाल, मोहतरम इज़्ज़त माब त्रिवेदी साहब, मोहतरम राव साहब, इतनी अच्छी तकरीर। और अगर मुझे पूछा जाए, इससे यह न समझिए कि मन तोरा हाजी बगो तो मेरा हाजी बगो, चूँकि तूने मेरी तारीफ़ की है तो मैं तेरी तारीफ़ करूं। इन्होंने और भी कई लोगों की तारीफ़ की है, वो भी यहाँ बैठे हैं कुछ लोग। लेकिन मेरी हकीर फ़कीर राय में अगर मेरा ख्याल ये है कि फातमी साहब कितने इख्तलाफ करें, यहाँ शायद मेरी बात मान लें कि पोस्ट मॉडर्निज़म पर अभी जो यहाँ हमारी नस्ल में लिखा जा रहा है उसमें शाफ़ी क़दवाई से बड़ा नाम शायद कहीं नहीं है। और ये याद रखें, आप तो जानते ही, बाहर के लोग तो नहीं जाने होंगे कि आई एम नॉट गोइंग टू फ्लैटर, मुझे खुशामद करने की आदत ही नहीं है। मैंने तो ख्वाबों की भी खुशामद नहीं की कि यार कोई अच्छा सा ख्वाब दिखा दे, दिख जाए। तो बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने जहमत की, भाभी साहिबा को साथ लेके आए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जब मैं अलीगढ़ गया था तो मैंने कहा था मैं कभी अकेले बच्चों को लेकर आइए, तो उसके लिए तो उनका ज़ाती शुक्रिया अदा करता हूँ। साहित्य एकेडमी के सेक्रेटरी राव साहब मुझे बेहद प्यार करते हैं, और जाहिर है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मुझसे कोई प्यार करे, मुझसे तो झगड़ा ही किया जा सकता है। मैं भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि प्यार करने में और उसमें बहुत निभाना पड़ता है। निभाना मेरी सरिश्त में शामिल ही नहीं है, मुझे तो कोई निभाए तो निभा ले। फारिसी साहब हैं, मौज़म पता नहीं क्यों समझ रहा है कि मैं निभा लूँगा, तो ये जाने इसकी मौज़म की खबर नहीं। अनुपम साहब का तो अब क्या शुक्रिया अदा करूँ, ये अपने आप को हमेशा मुझसे इतना छोटा बताते हैं कि मुझे लगता है कि फिर इसमें और मेरे दूसरे दोस्तों, छोटे जूनियर दोस्तों में क्या फ़र्क है। फिर भी उस तकाजा ये है अध्यक्षीय उद्बोधन का कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों एक मुशायरा हुआ ऑनलाइन जो समझ में नहीं आता मेरे, लेकिन मैं भी था उसमें, तो बीवी कहूँ कुछ, मुझे कहने दीजिए। मैं यही कह रहा था कुछ मुझे भी कहने दीजिए। कल आप पढ़ेंगी तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं गज़ल पढ़ने लग जाऊंगा। तो मैं बहरहाल ना ऐसा नहीं होता है। तो इनका तो ये समझ रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि राव साहब से डिस्कस होता है। मौज़म बड़े फ़आल हैं, बहुत काम करते हैं, और मेरा बस तो चलता नहीं, वरना मैं राजस्थान सरकार से कहूँ कि ऐसे लोगों को हर एकेडमी में लगा दिया जाए तो ये शहर नहीं, ये सूबा तरक्की करे। और त्रिवेदी साहब ने बिल्कुल सच कहा था कि हमारी सियासी राजधानी तो जयपुर ही, लेकिन हमारी सकाफती राजधानी जोधपुर है। ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी अगर किसी को कहा जाएगा तो वो जोधपुर है। बड़े बड़े लोग जहाँ कलाओं के आए, वहाँ ज्ञान क्या है, ज्ञान से कला बड़ी है कि नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बड़ी उम्दा बातें हुई, और ख़ास तौर से मैं तो बहुत सारी बातें कहने वाला था, लेकिन वो कहता है ना, फराक साहब का शेर है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। शाफी साहब ने इतनी उम्दा गुफ्तगू की और इतना बड़ा फैला दिया उसे कि अगर उसी पर बात करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर में भी कहना चाहता हूं, अध्यक्ष का तकाजा ये होता है कि वो ज़रा कम करे बात, और वैसे भी बहुत वक्त हो गया। ये सब तो उसी में डाल दीजिए खाते में जो तकल्लुफ़ में कहे जाते हैं। अब मैं असल बात पर कहूँ आपसे कि बहुत उम्दा बात करते हुए इन्होंने उर्मिला का जिक्र किया। मेरा ख्याल ये है कि उर्मिला पर सबसे अच्छी किताब अगर किसी ने लिखी कविता में तो मैथिली शरणगुप्त ने लिखी, और किसी ने नहीं लिखी। तो थोड़े तो हिंदी वालों के साथ मैंने भी अगी जी की जूतियाँ उठाई हैं, तो इतना तो आ ही जाता है। तो लेकिन उर्मिला के करेक्टर में मैं एक छिपी हुई बात गुजारिश करना चाहता हूँ, जिसका ख्वाब का जिक्र आपने किया। मेघनाथ को वही आदमी मार सकता था जो रात में कभी सोया न हो 14 बरस तक, जिसकी तरफ आपने इशारा किया।
और उसके लिए उसका खाली सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य होना ज़रूरी नहीं है, उसका बेखाबी और खिदमत करना और भूखे रहना। इसलिए लोक रामायण में एक जगह ये भी मिलता है कि जब उन्हें फल पेश किए गए, राम कहते हैं कि ये तुम रख लो, ठीक है रख लिए। आखिर एक दिन राम ने कहा कि तुम ये सारे फल तुम्हें खाए नहीं, आपने कब कहा? आपने रख लो, मैंने रख ली। इस ऊंचाई पर जो आदमी पहुंच सके वो मेघनाथ जैसे महावीर को मार सकता था, और ये काम लक्ष्मण ने किया। और ये उर्मिला उसकी पत्नी थी। सीता को तो सारे ही सुख मिल गए, माफ कीजिए, लेकिन ये एक अलग मसला हो जाए। इसी तरह यशोधरा पर, और कहते हैं ना एक कहानी है, आपको तो हिंदी के आदमी और यहाँ पे और भी हिंदी के लोग जो बैठे राकेश मुथा वगैरह जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लो। कहते हैं कि मैथिली श्रवणगुप्त मुंशी अजमेरी के साथ ताजमहल देखने गए, और ताजमहल देख के जब बाहर निकलने लगे तो कहा कि मुंशी अजमेरी ने कहा कि आपने देखा मुमताज़ सो रही हैं, शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, लोग सब शाहजहाँ की तारीफ़ करते हैं, मुमताज़ की कोई तारीफ़ नहीं करता। गुप्ता जी ने हंसकर कहा कि ठीक कह रहे हो, रामायण में सब लक्ष्मण की तारीफ़ करते हैं, उर्मिला को कोई याद नहीं करता, जबकि कंट्रीब्यूशन तो सारा उर्मिला का है। उसके बाद उन्होंने उर्मिला पर ये काव्य लिखा। बहरहाल ये एक अलग किस्सा हो गया है। एक बात उन्होंने सन्नाटे की बहुत अच्छी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो कवि भी पसंद है जिसकी कविता का संग्रह का नाम ही है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अगर सन्नाटा नहीं बुन सकता वो शब्दों को कैसे पहचान सकता है? वही कवि अच्छा बनेगा जो सन्नाटा बुनने का हुनर जानता है। तो शब्द जो है, लफ्ज जो हैं, वो सन्नाटा तोड़ते ही नहीं, सन्नाटा बुनते भी हैं, और शायरी यही है। कम से कम इन जैसे लोगों के साथ बैठ करके इतना ही सीखा। लेकिन सन्नाटे के देखिए, हंसी नहीं है, शायरी इसीलिए मालूम नहीं महसूस की चीज़ है। मालूम करने के लिए लैब में जाइए, महसूस करने के लिए शायरी की किताब पढ़िए। कोई दुनिया का इल्म वो नहीं दे सकता आपको जो शायरी दे सकती है, अदब दे सकता है। लेकिन अदब वो दे सकता है, आइए रिचर्ड्स ने कहा, आप ठीक कह रहा हूँ ना, आइए रिचर्ड ने कहा ये कि भाई सारे इल्म मिल सकते हैं सब दूसरी जगह से, आप वनस्पति शास्त्र तो वहाँ का इल्म, लेकिन वनस्पति को होंठ बना देने का हुनर मीर बताएगा। गुलाब की खुशबू और गुलकंद बनाना कोई कंदुई सिखा देगा, लेकिन गुलाब की पंखड़ी को माशूक का होंठ बता देने का हुनर मीर के पास है, और वही सिखाएगा। इसीलिए वो मशहूर लतीफ़ा जो है कि मीर ने और एक पेंटर शायद मखदूम मोइनुद्दीन से उनसे कहा, अपने नाम भूल गया जी कि पेंटर अभी डेथ हो गई, बड़े पेंटर जो हुसैन साहब से, क्या पेंटिंग बड़ी है, वो कहते हैं शायरी बड़ी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो एक हमारा एक मिसरा है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है पंखड़ी, तो आप ये गुलाब की पंखड़ी बना दी, बताइए कैसे बना दी, ये रही, सब ठीक है, इसमें खुशबू कहाँ है? इसमें खुशबू नहीं है, नज़ाकत नहीं है, कोमलता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये दूसरी बात है। सन्नाटे का एक मतलब सैलाब की आवाज़ भी है जनाब। जब तूफान गुजरता है उसकी जो आवाज़ आती है उसे सन्नाटा कहते हैं। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि वो सन्नाटा बुनता ही नहीं, सन्नाटा तोड़ता ही नहीं, वो खाली कुन से, देखिए सिर्फ कुन कहने से, जिसकी तरफ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वैसे भी इनका, तो शाफे साहब का, और इन्होंने, मैं इस बात से भी खुश हूँ कि एक समझदार ज़हीन आदमी जो हमारी, देखिए लतीफ़ा सुन लें बीच में कि सूर्यकांत त्रिपाठी कविता पढ़ रहे हैं और लोग सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन जैसे वो आँख बंद के सुनाना शुरू कर दें राम की शक्ति पूजा, लोग उठ के रवाना हो गए हैं। जो माइक वाला था उसने झंझोड़ के कहा कि सामने कोई नहीं है, तो आँख खोलते हैं, सामने पुरुषोत्तम दास टंडन बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक पुरुषोत्तम दास टंडन बैठा है तब तक पूरा हिंदी साहित्य बैठा है। अगर एक समझदार आदमी आपको आपका शेर समझ ले, आपका काम तो हो गया।
और माफ़ कीजिए, समझदार लोग किसी भी मुआशरे में 1000-2000 नहीं होते। एथेंस में भी एक ही सुकरात हो सकता है, उर्दू में भी एक ही गालिब हो सकता है, एक ही मीर हो सकता है, एक वक्त में एक ही होता है। मैं कोई आबादी थोड़ी बढ़ती है उसमें, उसमें पहले से ही परिवार नियोजन है उसका, उसमें नहीं हो सकते। तो सन्नाटे के साथ मैं एक बात आपसे ख़ास तौर से अर्ज करूं कि अच्छा शायर जो होता है, या जिसे मुझे अच्छा शायर लगता है, वो सबसे अच्छा काम ये करता है कि उस शब्दों के मानी, लफ्ज़ों के मानी कम से कम खर्च करता है। वो लफ्ज़ों के मानी खर्च नहीं करता, इसलिए पाठक या कारी का काम ये हो जाता है कि उन कम खर्चे हुए मानी से वो उस शेर तक पहुँचे जो उसने पैदा किया। अगर वो ये कर लेता है तो वो भी शाफ़ी क़िदवई हो जाता है। क्योंकि नज़्म को समझना, माफ़ कीजिए, नज़्म आपसे पाठकीय तैयारी चाहती है। गज़ल में तो तरन्नुम भी काम आएगी, रदीफ़ और काफ़िया भी काम आएगा, वो सारे मज़ामीन काम आएंगे जिनसे आप वाकिफ़ हैं। चिलमन है, पर्दा है, मुर्गा है, चौंच है, रात है, कमरा है, सब मौजूद है। वहाँ से वहाँ तक सारी मैंने आपकी तारीख़ आपको गज़ल की बताने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन नज़्म में तो ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए हिंदी का एक बड़ा कवि ये कहता है ये कि आज के कवि को अपनी कविता ही पढ़ना नहीं आता तो दूसरी कविता कैसे पढ़ेगा, जिसे हमारा मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म क्लोज रीडिंग कहता है। आपको पढ़ना ही नहीं आता। जान दी हुई, बस इतना ही बोलूं मैं तो, जान दी। अब इसके नीचे इस्तेफामिया प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। जान दी, जान दी, जान दी। आप कितना पढ़ सकते हैं? आप पढ़िए। फिर दी हुई उसी की थी, दी के साथ फिर दी है। जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है, ये नहीं, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। अब शेर की क़िरत ही ठीक नहीं है, तब शेर आप तक कैसे पहुँचे? आपको नज़्म पढ़ना ही नहीं आता, क्योंकि नज़्म पढ़ने का मामला जो था पहले, वो आदमी आपके लिए पढ़ता था, वो चाहे फैज़ हो, चाहे शायर हो, चाहे जोश हो, चाहे मखदूम मयूद्दीन हो, कोई हो। अब नया शायर, जब शायरी कान से आँख की तरफ आ गई, तो शायरी आपसे चाहती ये है कि आप अपनी तैयारी के साथ उसे पढ़िए। फिर उसमें नज़्म मौरा की तरफ आगे जिक्र कल होगा ही। तो है मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ मैं। अब इसे आप सीधे सीधे पढ़े, मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फती से ही तुझको जुआ दी, इस रंगी से अकीदत मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। आप नज़्म पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? इसलिए वो नज़्म एक बुलंद आहंगी से पढ़ना भी उसका अभी का अपना अंदाज़ है, क़िरत है वो भी। तो नज़्म को ये आपसे तवक्को, जो नई नज़्म जिसके रुझान की तरफ इशारे हुए अभी और कल फिर होंगे, फातमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सादिक साहब हैं, मैं हैं, ये आप सभी लोग, कल और लोग भी आएंगे। तो उस गुफ्तगू में वो आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे छपे लफ्ज़ों में। राशिद अनवर साहब ने तो ये काम किया है कुछ नज़्मों के बारे में, जो मेरी नज़र से गुजरा है, छोटा कम पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन अगर मैं उन नज़्मों को ठीक से पढ़ सका है, जो आदमी उन नज़्मों को ठीक से पढ़ सकता है, इसीलिए कहते हैं नज़्म का तो ड्राफ्ट ही उसका क्राफ्ट है। आप संस्कृत की मैडम यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, ये बेहतर जानती होंगी कि संस्कृत के श्लोक में अगर नज़्म मौर्रा जैसा पता लगता है कि नज़्म मौर्रा तो संस्कृत में हमारे ईसा मसीह के साथ थी। नज़्म मौर्रा हमने व्यस्त से नहीं ली है। एक नुक्ते की बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमने ये कहा कि हमारी नज़में, जो आज हम जिसे नज़्म कहते हैं, या जिस नज़्म के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, उसका मरसिया, कसीदा, इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जैसे आज की नज़्म कह रहे हो, नज़्म आज़ाद नज़्म है, नज़्म मौर्रा है, नसरी नज़्म है, हम इन पे बात करेंगे। तो नज़्म मौर्रा जो है वो सबसे पहले संस्कृत में बरसों, ईसा मसीह से कोई 10 सदियों पहले मौजूद है, 10 सदी पहले। ईसा मसीह के कंटेम्प्रेरी तमिल और तेलुगु, राव साहब आपके तो ज़बान है आपकी, तो वहाँ 2 नज़में मिलती हैं जो ईसा मसीह के कंटेम्प्रेरी, 2 नज़में तमिल में, 2 ही नज़में तेलुगु में। तो अब हमने, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ देख रहे हैं, वहाँ से लाए, हमने ये पता नहीं लगाया कि हमारे पास पहले से पैसा जेब में था। लेकिन अब उसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि आपको ये पता नहीं था,
आप लाए वहाँ से हैं। अब कोई शाफिक अदवाई साहब या कोई अनुपम या कोई मौज़म या कोई आप में से कोई आदमी निकाल के लाया, निकाल के ये तुम्हारे पास पहले से था, करे देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा वाला मामला करे, अरे मेरे तो या पहले ही था, अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं आज मैंने बनाया। गलत बात। आज की तारीख में कोई हमारे दोस्त नंदकिशोर आचार्य कहते हैं कि आज की तारीख में कोई सम तहसील में बैठ करके पहिया बनाए और ये कह के मैं मेरी ईजाद है, तो मूर्खता की बात है। वो जानता नहीं है कि पहिया पहले से बन गया, ये एक अलग बात है, उसकी इनोसेंस, उसे पता नहीं है बेचारे को। लेकिन इसलिए आपको ये कहने का हक नहीं है कि ये मेरी है। हाँ, ये सही है कि वो आपके यहाँ पहले से मौजूद थी, आप पहले भी ये काम कर चुके हैं, आपके यहाँ था। और आपके ही नहीं, जो उर्दू फारसी अंग्रेज़ी का ज़माना रहा वही हक उस ज़माने में संस्कृत को हासिल था। अब एक सवाल और कि मानी और लफ्ज़ों के बीच के रिश्तों का क्या बना, क्योंकि हमने अक्सर ये मान लिया है, ख़ास तौर से पिछले ज़माने से जदीदियत ने ये काम ख़ास तौर से कि मैं कहता हूँ, मैं तो अक्सर कि साहब मेरे पास एक सहारा था खुदा का, तो पहले तो फातमी साहब ले उड़े रिलीजन जोपियम, फिर आए दूसरे लोग वो कहते हैं गॉड इज़ डेड, उसने उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया। अरे मेरे पास बस ले दे के एक यही सहारा था यार, आज भी मेरे मुहावरे में यही है कि अल्लाह बख्शे, अल्लाह समझे, खुदा बचाए, तूने वो मुझसे छीन लिया, उसको डेथ सर्टिफिकेट काट दिया। आज की जो नज़्म है वो खुदा को भी वैसे ही मानती है और रसूल को भी वैसे ही मानती है, अवतार को भी वैसे ही मानती है, अपने होने को भी वैसा ही मानती है। जैसे लाका से लेकर के ये ट्रैवल करते करते आई थिंक देयरफॉर आई एम, और लाका कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सोचता हूँ मैं वहाँ भी हूँ। तो ये सारा सोचने का जो अमल है वो आज की नज़्म के नए रुझानात में शामिल होना चाहिए। तो मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि हम शब्दों को तोड़ते, शब्दों को जोड़ते नहीं, लफ्ज़ों के मानी बदल गए हैं और उन मानियों को समझने, उन मानी को तमाम उनके डायमेंशन को समझने के लिए, मसलन माउस के माने कभी हमने सोचा ही नहीं था कि कंप्यूटर पर रखी हुई चीज़ को माउस कहेंगे। विंडो, अरे भाई विंडो तो खिड़की जहाँ से हमारे निज़ा भाई और बहुत से लोग खिड़कियों से झांकते थे और क्या क्या होता था आप जानते हैं। अब उधर और किताब, जैसे खुशबू गुलजार साहब हमारे चीख चिल्ला रहे हैं कि किताबें, ये किताबें, वो किताबों, अब ज़रूरत ही नहीं है मैं तो किताबों की, हम तो इसी से काम चला लेंगे। हमारे बच्चे कह के तंग आ गए कि मियाँ इसे छोड़ दो यार, थोड़ा सा हमारा लिखा भी पढ़ दो। आज की तारीख में अगर ये फातमी साहब बैठे हैं, शाफे साहब बैठे हैं, आप सभी लोग शायद इस बात की गवाही दें, शायद क्या 99% तो देंगे ही देंगे, नहीं मुरवत में न दें या मेरी बात काटने के लिए गुस्से में न दें तो न दें, कि हम अक्सर तन्हाई में ये सोचते हैं कि हमारे बाद में किताबों का क्या होगा। कोई रद्दी के भाव भी नहीं खरीदेगा। जो किताब हमने, और मैंने तो कम, मैंने तो रुपयों में खरीदी होगी, उन्होंने डॉलर में खरीदी है, उस कोने बैठे आदमी ने, इसके डॉलर तो मिट्टी हो गए, कौन पड़ेगा। ये आप सामने बैठे, अभी घर में जो कुछ गड़बड़ी हुई इनके घर के, इनके रहाइश में, क्या करेंगे उन किताबों का, कैसे ये अपनी जान बचाएं कि किताबों को ले जाएं। वो लोग जिन्होंने प्यार करते वक्त बख्तियार खां के ज़माने का नालंदा का कुतुब खाना का बड़ा हिस्सा उठा करके तिब्बत ले गए, ऐसे लोग तो अपने घर की किताब नीचे से ले जाकर ऊपर जाने को तैयार नहीं है। उन्हें किताब तो लगती है कि अरे ये किताब हटाइए तो हम सोएं कम से कम, आपको तो किताबों की पढ़िए, किताबों का कब्रिस्तान है, आपका कमरा नहीं है, ये सुनता हूँ सुबह शाम। लेकिन अब आप पढ़ने की बातें कर रहे हैं, वहाँ लोगों को पेंसिल की ज़रूरत नहीं है अंडरलाइन लगाने की, और रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी कि कोई आदमी लफ्ज़ों पर बात करने को आमादा ही नहीं है। बात कर सके कि अगले वक्तों के ये लोग अभी तक लफ्ज़ों को रो रहे हैं। बात समझ गए ना, कहाँ समझ गए, तुम्हारी बकवास बंद करो, हमारी बात समझ गए, हाँ समझ गए, बात तो ठीक है। अरे भाई ये तुमने जो लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया तो आप ठीक कर लेते रहे ना, हमने तो कह दिया ना, अब आप समझने के लिए ठीक करते रहो। इसलिए इस नज़्मों के ये जो नए रुझान है, सारी बातें मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, आप तवज्जो फरमाएंगे कल सेशंस में, ये सारे लोग अपनी बात कहेंगे तो, कि लफ्ज़ों की इस तरह की मानवीयत, तो लफ्ज़ शेर कैसे बन जाता है,
ये शायद गज़ल से ज़्यादा नज़्म में खुलता है। और माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान की हद तक तो फातमी साहब आप जानते हैं कि नज़्म पहले आई है, गज़ल तो कल की देन है। अब रह गया उसके मकबूल न होने का सबब। तो एक बात अर्ज़ करूँ कि गज़ल चूँकि अरब और ईरान से आई थी, अरब से ईरान गई, ईरान अरब से तो उस तरह की थी भी नहीं, लेकिन ईरान से हमारे पास आई। जो हमारे बुज़ुर्ग सारे उन ज़बानों को जानते थे, फ़ारसी हमारे बुज़ुर्ग खूब जानते थे, वो उनके खून में, उनके डीएनए में शामिल थी, अगर ये कह दें तो गलत नहीं। लेकिन ये नज़में जो आई, ये मगरिब के रास्ते से आई, और जिनसे हमारे दो बड़े बुज़ुर्ग न हाली जानते थे अंग्रेज़ी और न मौलाना आज़ाद जानते थे, वो तर्जुमों से पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो तर्जुमों से पढ़ा, और जब तर्जुमों से पढ़ने के बाद क्या हालत होती है वो तो कौशलनाथ जी आप ज़्यादा जानते होंगे, पढ़ाते हैं तो, कि तर्जुमों से पढ़ने से क्या होता है, कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ। इसलिए नज़्म में जो नए रुझानात की शुरुआत हुई वो आज से नहीं हुई। वो जिस तरह मैंने ये अर्ज़ किया आपसे कि ज़बान का इस्तेमाल करना ही एक से अनेक हो जाना है। विष्णु पुराण जब कहता है कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ठीक है हो जाइए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने तो खुद ने कहा, जो कहते ही एक से दो हो गया। तो जब एक से अनेक होना ही ज़बान का मतलब ही है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और जब मैं एक से अनेक हो ही गया तब फिर मेरी ज़बान को समझने के लिए भी आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा जहां से मैंने उसे अख्तियार किया, अख्ज़ किया, उसे बनाया। बहुत वक्त मैंने आपका लिया, और उसके लिए बाकी ये बातें तो आपको बाद में भी कह सकता हूँ, लेकिन एक बात कह के बस ये मक्ते का शेर समझ लीजिए कि बड़ी तजर्बे की, जैसे मैंने कहा कि शुरू ही वहाँ से होती है। बड़ा मशहूर मतला बताया जाता है अमीर खुसरो का ज़ेहाल बस्की मकुन तगाफुल जी, हाँ ये मतला। अब सब ये कहते हैं कि देखिए क्या आप पेच लगा दिया, हिंदी का पुट लगा दिया, उर्दू का पुट लगा दिया, हिंदवी बना दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ भाईजान, आपकी भी और आपकी भी, कि मैंने ये इससे ये सीखने की कोशिश की, देखिए मैं ठीक हूँ कि नहीं, कि ये सिर्फ दो तहजीबें या दो ज़बानें नहीं मिल रही हैं। हिंदुस्तानी कल्चर में गीत की पहली खुसूसियत ये है कि वो औरतों की तरफ से इज़हार इश्क है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हिंदी कविता जो है उस ज़माने के हिंदी गीत जो हैं उसमें मर्द माशूक है, औरत आशिक है, और उर्दू शायरी में मर्द आशिक है और औरत माशूक है, उल्टा काम। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए तो इसमें कि ज़ेहाल मस्की मकुन तगाफुल, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इसका पहला टुकड़ा जो फ़ारसी का वो मर्द कह रहा है, और इसका दूसरा टुकड़ा दोराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम है जहाँ न लेहो काहे लगाए छतियाँ। ये दूसरा टुकड़ा जो है इसका, जो हिंदी में कहा गया है, वो औरत का टुकड़ा है, और पहला टुकड़ा मर्द का टुकड़ा है। जो फारसी का टुकड़ा है वो मर्द कह रहा है, और उसका दूसरा टुकड़ा जो है, और इस तरह ये पूरी हिंदी ही नहीं बल्कि ये दो तहजीबों का मिलन है। ऐसी तहजीबें जो एक साथ पर्शियन और हिंदुस्तानी दोनों तहजीबें मिलती हैं, तो नज़्म के सारे तजर्बात इन्हीं तरह से आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तवज्जो से मुझे सुना। एक बार ये देखिए, मैं भूल जाता हूँ, मौज़म साहब का बहुत बैठे यही बात कह देता हूँ। मौज़म साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसलिए भी इनका शुक्रिया कि एक दिन पहले आए और ये जोधपुर से बड़े डरे हुए थे, बड़े खौफज़दा थे कि पिछले सेमिनार में जब ये आए थे तो पहली बार इन्हें पता लगा कि, और हमें भी पता लगा कि इनका दिल इन्हीं के पास है, आप किसी मुगालते में न रहिए। हार्ट अटैक हो गया था इनको, और हम लोगों की हालत ख़राब ही हो गई कि क्या कहें, उसकी बीमारी मुझे अब हुई इतने बरस बाद। बहरहाल, तो इसके बावजूद ये मेहनत की, और बड़ी मेहनत से राव साहब का शुक्रिया तो अदा करूँ ही, अनुपम जी का खुसूसन शुक्रिया इसलिए अदा करूँ कि इन्होंने न सिर्फ ये कि कोऑपरेट किया बल्कि ये मान के किया
कि जोधपुर का ये सेमिनार जो है ये नई नज़म के नए रुझानात का सेमिनार है। ये खुद बहुत अच्छे कवि हैं, तो अभी धन्यवाद में शायद ये कोई ऐसी बात कह जाएंगे जो हमें कल काम आए हमारे सेशंस में। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा मैंने कहा, आप से मुबारकबाद कितनी दूं त्रिवेदी साहब, आपको पहली बार कह रहा हूँ, ये नहीं कह सकता, ये दूसरी बार कहूँगा। पहली बार आपकी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे लक्ष्मण सिंह जी, भरी महफिल में यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, मैंने पहली बार ऐलान किया कि साहब मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। सेमिनार में, अपने ही सेमिनार में, आप ही के सेमिनार में मैंने कहा मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, पहली बार कह रहा हूँ, और आप राजपूत हैं। आपको दान देना आपका कर्तव्य है और दान लेना मेरा कर्तव्य है। मैं ये दामन फैला के आपसे कह रहा हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी में उर्दू डाल दीजिए। अब राजा जोगी अगंजल इनकी उल्टी रीत, डरता ही रहियो परशुराम थोड़ी पाड़े प्रीत। जवाब भी बता दीजिए। तो उन्होंने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो जवाब तो वही था कि जैसा महाभारत में युधिष्ठिर से मजबूर किया भीम ने। भीम डंडे बजा रहा है जोरदार से, लोग कहते हैं क्या हो गया, कि मैं खुशखबरी है। काय की खुशखबरी है कि हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने मौत पर फतेह हासिल कर ली है। युधिष्ठिर ने सुना कि क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या लग़वियात है, किसने कर ली, किसने कहा तुम्हें? कि आप ही ने कहा। मैंने कब कहा? कि आपने अभी उस ब्राह्मण को कहा था कि मैं तुम कल आना, कल तुम्हें दान दूंगा। तो इसके दो मानी हुए, आप कल तक जिंदा रहेंगे और ये भी कल तक जिंदा रहेगा। आप झूठ तो बोलते नहीं, आप धर्मराज हैं। तो वो दोनों ने धर्मराज का, मैं भीम की तरह डंडे बजाता रहा, वो चले गए, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। आपने ये काम कर देखा, एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को अगर ये भीख दे दी है, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, ये थे मोहतरम शीन कैफ निज़ाम साहब, और वही पढ़ा सदारती तकरीर जिस तरह, जिस बावकार अंदाज में होनी चाहिए थी, हुई। और आखिर में जो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से जो उम्मीद करता है, और मुझे लगता है कि त्रिवेदी साहब शायद उर्दू के हवाले से शहर जयपुर ही नहीं, एक गरीब ब्राह्मण जिसका एक बड़े ब्राह्मण से उम्मीद करता है। तो सर, हम तमाम लोग आपका शुक्रगुजार रहेंगे। आप अगर उर्दू को राजस्थान की उसमें पूरी उर्दू दुनिया रहेगी। आप कहें तो सर, देखिए, एक आपके कहने से सारे मुसलमान भी ब्राह्मण हो गए हैं। मैं कुमार अनुपम साहब से, जो साहित्य अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और जैसा मुझे इल्म हुआ है नज़ीर अकबराबादी पे अभी आपकी बहुत ही एक अहम किताब आने वाली है। मैं पेशगी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कुमार अनुपम साहब राजस्थान उर्दू अकादमी के साथ उनकी मोहब्बत और उनका जज्बा और उनकी रहनुमाई इसी तरह जिस तरह अभी हासिल हुई है मिलती रहेगी। बहुत ही अदब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब। दरअसल इतनी अच्छी बातचीत सुन करके इतना भर गया हूँ अंदर से कि शब्दों में कहने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई है। सही तो यही है कि मुझे इतने देर से आप सभी लोग सुन रहे थे और सुनते हुए अब लग रहा होगा कि सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन ही किया जाए, क्योंकि मैं चूँकि निज़ाम साहब जो जैसा कह रहे थे कि मैं इतना छोटा हूँ कि उनकी बात को मेरी क्या औकात कि मैं छोड़ पाऊँ। उन्होंने मुझसे सख्ती से कहा था कि तुमको कुछ बोलना है, इसलिए आप देखिए मैंने घबराहट में 4 पन्ने लिख भी लिए हैं और अब आज मैं नहीं
कल ज़रूर उस पर कुछ बातचीत करूँगा। ना आज नहीं, समय काफ़ी हो चुका है ये। हाँ, ये कल मैं ज़रूर आपसे हिंदी और उर्दू के नज़्म के जो बदले हुए रूप हैं और जो और भी भाषाओं में जो रूप बदले हैं, उनमें क्या-क्या प्रवृत्तियों में क्या बदलाव आया है, भाषा के स्तर पे क्या बदलाव आया है, उस पे मैं जो जिस तरह समझ पाया हूँ वो आपसे कल साझा करूँगा। और जैसा कि अभी शाफ़े किदवई साहब ने भी अपने बातचीत में ज़िक्र किया, उर्मिला का ज़िक्र आया, शीनकाफ निज़ाम साहब ने भी उर्मिला का ज़िक्र किया और बिल्कुल ठीक कहा कि मैथिली शरण गुप्त में ने जो उर्मिला पे काव्य लिखा वो निश्चित तौर पे अद्भुत है। खाली मैं उसमें से एक बंद आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि देखिए उर्मिला का कद उनके जहन में किस तरह है। जब कामदेव आते हैं और उर्मिला को ये समझते हैं कि इतने दिनों से विरह में हैं और वो बाण चलाने आते हैं, तो इसमें एक शब्द मैं जोड़ के पढ़ रहा हूँ अपनी ओर से। यहाँ तक है कि मुझे फूल मत मारो मदन, मुझे फूल मत मारो, और अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूँ कि यह लो मेरी चरण धूली और रति के सिर पर धारो। अब ये जो रति के सिर पर धारो, सिर पे मेरे पाँव की धूल ले जाओ, रति अब जो कामदेव की पत्नी है उनके सिर पे लगा दो, तो ये रख देना भर नहीं है। अब आप देखना कि वो धूल की पवित्रता इतनी कि जाओ इसे सिंदूर की तरह अपनी पत्नी के सिर में भर दो, वो उसका पतिव्रत धन्य हो जाएगा। ये उर्मिला की महानता को मैथिली शरण गुप्त इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। दूसरा जिक्र आया सन्नाटे का। मैं अच्छा ही हुआ कि सर ने मीर का नाम ले लिया, और मीर तकी मीर के पास मैं इसलिए भी उठता बैठता हूँ, सीखने जाता हूँ कि उनको पढ़ने से शब्दों का जो वॉल्यूम है, उसमें जो शब्द कैसे बोलते हैं और कितना बोलना चाहिए एक शब्द को, उस वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना मीर को आता है। आप मीर के जैसे वो शेर के सिरहाने मीर के आहिस्ता बैठो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अब ये जो सो गया है ये दरअसल शब्दों में कहा ही नहीं हो, अभी टुक रोते सो गया। ये जो इशारों में ये मीर है। शब्दों, एक कोई दौड़ता धड़धड़ाता हुआ आ रहा हो दरवाजे तक और आप ठहरिए और अगला ये मिसरा। आप देखिए क्या ये शेर, मुझे तो कभी कभी ये पूरी नज्म लगती है। लफ्ज़ की खामोशी का आप इसमें जो अंदाज है मीर का, कम करते जाना और मौन तक ले आना, ये है मीर। इस तरीके से तमाम ऐसे बहुत सारे जिक्र आए हैं। मैं अभी सब पे बात करने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप सब की बातचीत सुन के मैं बहुत कुछ नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली। जैसे कि शाफ़े साहब ने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि इधर जो शायरी में जो महामारी का दौर आया, इसमें बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई, हिंदी में भी काफ़ी लिखा गया है और कई मजमूए भी शाये हुए हैं इधर। अभी एक संजय कुंदन ने एक बहुत अच्छा संग्रह संपादित किया है जिसमें कोरोना पर लिखी गई बेहद शानदार कविताएं, बहुत मार्मिक कविताओं का वो संग्रह। संजय कुंदन की भी एक कविता है जो इस दौर के, इस पूरे पलायन के घटनाक्रम पे बहुत मार्मिक कविता है, वो पढ़नी चाहिए। अभी एक संग्रह लीलाधर मंडलोई का आने वाला है, हाँ, और मैंने अभी उसकी भूमिका मुझसे उन्होंने, तो मैंने वो कविताएं बिल्कुल अलग अंदाज में, इतना दर्द है उन कविताओं में, और वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि शब्दों में इतनी खामोशी है कि आप दहल जाएंगे। मैंने उसमें उनको पढ़ते हुए महसूस भी किया है कि लीलाधर मंडलोई जैसा पहले लिख रहे थे उससे बिल्कुल एक अलग नए अंदाज में अपने से बहुत आगे गए हैं। ये मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूँ। मतलब मंडलोई जी का जो रंग था, उस रंग को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है उस आदमी ने। बहुत सारी बातें हैं, कल बात और होगी ही। आज तो मैंने सबसे ज़्यादा मैं चकित था जब प्रवीण जी जो कि बॉटनी के हैं, मेरी पढ़ाई भी गणित से हुई है और आप बॉटनी से आते हैं, और उनका जो
शेरों को समझने का जो रंग है, कितनी मानवीयता के साथ वो उस जितने भी शेर आपने कोट किए। कल सर जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारी सामने वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे जो प्रोफेसर थे। तो ऐसे ही बातचीत के दौरान हमने बताया कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि आपके कुलपति महोदय हैं। बोले कि आपने बिल्कुल सही आदमी को बुलाया है। वो तो हम लोगों से, अभी वो रिटायर हो गए हैं, शायद प्रोफेसर रमाकांत करके शायद उनका नाम है, मैं अभी कांत है उसमें। तो उन्होंने कहा अरे आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को दावत दी है। वो तो हम लोगों से बातचीत के दौरान भी इतने अच्छे शेर कह देते हैं, कोट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आपको सुनना। और शाफिक किदवई साहब ने सही कहा था कि बहुत ही शेर और कविता की जो एक सही मानवीय समझ है वो आपके भीतर है और उसको आप सब ने उनकी बातचीत से महसूस भी किया होगा। मैं अकादमी की ओर से सर आपका बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। आपने इतना, आप व्यस्त रहते हैं उसके बावजूद भी आप आए। मैं आदरणीय शाफिक किदवई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना वसील अपना ये तैयार किया है। बातचीत का जो सिलसिला है उस पर निश्चित तौर पे कल बहुत ज़रूरी बातें होंगी। बहुत सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण शायर हैं और आलोचक हैं जो कि कल इस सब पे बातचीत करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शाफिक साहब का। मैं आदरणीय शीनकाफ निज़ाम साहब जो कि साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के संयोजक हैं और जिनको पढ़ के हम लोग सीखते हैं, उनका मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। उनको क्या मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, वो तो मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय हैं। मैं आदरणीय मुअज़्ज़म साहब का और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने अपने वक्तव्य से इस कार्यक्रम को एक गरिमा दी है। कल हम सुबह से होटल चंद्रा इन में कल से जो अगला 9:30 बजे से सत्र है वो वहाँ होगा। उम्मीद है कि आप इसी तरह उसमें भी आएंगे और आज जो बातें रह गई हैं वो कल और भी आप लोगों को आनंद देगी। नमस्कार, धन्यवाद।